जय माता दी। लास्ट क्लास में जहां हम रुके थे वहां पर एक छोटा सा एक करेक्शन आपको करवा दूं। करेक्शन कहना गलत है, सिर्फ एक नंबरिंग थोड़ा सा ठीक करवा रहा हूं। नथिंग रॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट बट अ स्मॉल माइनर चेंज इन द नंबरिंग। पेज नंबर 3, एवरीबडी ऑन पेज नंबर 3 इन द चैप्टर ऑफ बायबैक। ये जो आपको पॉइंट नंबर 4 में BA और B1 B2 दिख रहा है, पेज नंबर 3 ऑन द बॉटम। ये 3 को अलग करके आपको ये B1 B2 के साथ ये 3 नहीं बनाना, ये C है अलग, दैट इज C फॉर ऑड लॉट्स, फॉर द ऑड लॉट होल्डर्स। ये नंबरिंग में थोड़ा सा आपको चेंज करना है। और मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था कि ये 1 2 3 के लिए 15% की लिमिट है ये नीचे, लेकिन ये अब वो कहूँगा 15% की लिमिट जो है ये B1 और B2 के लिए है, दैट इज ओपन मार्केट परचेज। You can do maximum 50, less than 15% of paid up capital and free reserves as payment for buyback offer. तो वो स्टॉक एक्सचेंज ओपन मार्केट, जब आप ओपन मार्केट के लिए ओपन मार्केट बायबैक कर रहे हैं तो उसमें 15%। और वैसे भी अगर मैं ऑड लॉट की बात करूं, ऑड लॉट में तो पेमेंट वैसे ही बहुत कम होनी है। ऑड लॉट में तो पेमेंट वैसे ही बहुत कम होनी है, क्योंकि छोटा मोटा कचरा साफ कर रहे हैं तो वहां पर तो 15% की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। यू विल नॉट बी नीडिंग 15%। सो दिस इज हाउ द करेक्ट पिक्चर लुक्स लाइक नाउ ओवर हियर। और ऑड लॉट्स के लिए 15% की लिमिट डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूँ 15% तक पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उतना पैसा चाहिए ही नहीं होगा अगर सिर्फ और सिर्फ ऑड लॉट्स का ही बायबैक किया जा रहा है। नाउ वी कैन एक्चुअली प्रोसीड फर्दर। और एक चीज और छोटा सा यहाँ शेयर करना चाहूंगा। सो फॉर एज एग्जाम्स आर कंसर्न, दिस पेज हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम। ये जो आप पढ़ रहे हो ये सब कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन 7 मार्क्स इसके ऊपर आया हुआ है ऑलरेडी। 7 मार्क्स क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो इट कैन बी रिपीटेड अगेन ऑल्सो इन द एग्जाम। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बीच में आपको लिख कर आनी है, ये पूरा का पूरा फुल पेज यू हैव टू राइट डाउन देयर। 7 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन। और वो नेक्स्ट पेज पे भी जो चल रहा है ना 5 6 7 8 9, वो सब उसी का आंसर का ही पार्ट है। 5 6 7 8 9 10 ऑल द कंडीशंस यू आर टेलिंग। सो 7 नंबर में आपको सिर्फ वो पेज नंबर 3 नहीं लिखना, पेज नंबर 3 के साथ साथ पेज नंबर 4 भी लिखना है, विच वी आर स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। और एक चीज एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, ये कि जो हम बात कर रहे थे ना एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की, नेगोशिएटेड डील नहीं करना है, ये सेपरेट क्वेश्चन 4 मार्क्स आ चुका है एग्जाम में, जिसमें आपको सिर्फ क्या बताना है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, नेगोशिएटेड डील नहीं कर सकते, बस इतना ही पूछा गया था एग्जामिनेशन क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल्सो अ सेपरेट एग्जाम क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम, ऑलरेडी आ चुका है। और एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे आप बताओ, क्या लिखेंगे? 4 नंबर देखकर मतलब डर गए आपकी? 4 नंबर जो है वो पूरे मिलने चाहिए, ऐसा ना हो कि पेपर चेक करने वाला 1 नंबर देकर छोड़ दे। अब यहां तो और कुछ लिखने के लिए है ही नहीं। क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन रिपीट कर देना, मम्मी सिखाती थी बचपन में, ये क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन रिपीट कर देना और उसके बाद जहां पर वो वाई लिखा होगा वहां कहीं बिकॉज लगाकर, फिर बिकॉज लगाकर आगे आंसर लेंथ बढ़ा देना। और क्या कर लोगे इसमें, क्या उखाड़ोगे इसके अंदर? और जितना सैबी ने लिखा है उतना ही बताओगे, उसके अलावा बाकी सारी बातें क्या लिखोगे? एंड देन वी आर सेइंग, आप लोगों को याद होगा बायबैक ऑफर शैल बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मच टाइम? कंपनीज एक्ट में पढ़ा था द बायबैक ऑफर शैल बी कंप्लीटेड विद इन मैक्सिमम 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग SR या डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एज द केस मे बी। वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम। सो एनी हॉज हम जहां रुके थे हम उसमें अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। और हम यहीं आकर रुके थे ना, पॉइंट नंबर 8 कर लिया था हमने कि कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन करना है। और वो वेल यू कैन नॉट रिटेन द बॉट बैक शेयर्स एज ट्रेजरी स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक की तरह आप रिटेन नहीं कर सकते। तो बस आगे यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। कंपनी में अंडरटेक अ बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और द इशू ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ the shares or the specified securities of what kind of different kind, याद है?
ऑफ डिफरेंट काइंड। तो इक्विटी शेयर्स के पैसे से प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं, प्रेफरेंस के पैसे से इक्विटी का बायबैक कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी के पैसे से इक्विटी का बायबैक नहीं कर सकते, प्रेफरेंस के पैसे से प्रेफरेंस का बायबैक नहीं कर सकते। और ये कहीं ना कहीं रिपीट कहाँ से हो रहा है? कंपनी लॉ में सेक्शन 68 subsection 1 of Companies Act is getting repeated over here. Then no company shall directly indirectly purchase own shares or other specified securities through subsidiary companies. अब ये भी Companies Act से ही repeat हो रहा है कहीं ना कहीं. This is section 70 in the Companies Act. लेकिन अब है तो हमें पढ़ना तो है ही है, और इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है, सेपरेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन 5 मार्क्स ऑन दिस, 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे भी आ चुका है एग्जाम में। सो नहीं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ सिंपली कॉपी पेस्ट है, आपको तो आता ही होगा तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैन आई गो ऑन फर्दर या पढ़ दूं? एक बार पढ़ी दो सर, डरा दिया आपने 5 नंबर बोल के। सो कोई भी कंपनी जब भी अपना बायबैक करेगी तो खुद करेगी, डायरेक्टली करेगी, और पब्लिक कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि अपनी सबसी कंपनी को 100 करोड़ रुपए देकर कहती है कि जाओ स्टॉक मार्केट में और हमारे शेयर्स खरीदो। तो एक होल्डिंग कंपनी अपनी सबसी कंपनी को 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए देकर ये नहीं बोल सकती कि स्टॉक मार्केट में जाकर हमारे ही शेयर्स वापस परचेज करो। नॉट अलाउड, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। जिसको बायबैक करना है अपना बायबैक खुद करो। और एक नॉनसेंस लैंग्वेज मैं कहूँगा कंपनीज एक्ट में भी थी, सेबी ने भी वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, थ्रू एनी सबसी इंक्लूडिंग ओन सबसी। अगर मैं कहूँ ए की सबसी बी है और बी की सबसी सी है तो वेदर सी इज सबसी ऑफ ए, आंसर इज यस। तो मतलब अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? थ्रू एनी सबसी इंक्लूडिंग ओन सबसी, मतलब ए की सबसी बी है और बी की सबसी सी है तो सी इज ऑल्सो सबसी ऑफ ए। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि ए लिमिटेड ना तो बी के थ्रू अपना बायबैक करेगी ना सी के थ्रू अपना बायबैक करेगी? क्या ऐसा कह रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज, एनी सबसी ऑल ओवर इंडिया बोल रहे हैं क्या, इंक्लूडिंग ओन सबसी? एनी सबसी ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग ओन सबसी। अब अगर हमारी कंपनी यहाँ दिल्ली में है, हमारी कंपनी ए है, हमारी सबसी बी है, यहाँ उसकी सबसी सी है, ये सब दिल्ली में है, और उधर मुंबई में वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसकी कोई सबसी कंपनी है, तो क्या हम ये, और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्या हम ये बोल रहे हैं कि ए लिमिटेड रिलायंस की सबसी को पैसे देकर ये नहीं बोलेगी आओ हमारा बायबैक करो? हम देंगे भी क्यों उनको पैसे? हम उनको जानते ही नहीं, या हम तो उनको जानते हैं लेकिन वो हमें तो जानते नहीं, कोई लेना देना नहीं है आपस में, तो हम क्यों करेंगे ना उनके थ्रू? एनी सबसी का क्या सेंस है? मतलब ये नॉनसेंस लगता है मुझे थोड़ा सा। यहाँ पर लॉ मेकर कुड हैव इजीली अवॉइडेड दिस कॉम्प्लिकेशन, सिर्फ क्या लिखता? थ्रू सब्सिडरी कंपनी, और आगे भी कुछ नहीं लिखता तो क्लियर हो जाता। इतना लिख देता, बाकी सब कुछ डिलीट कर देता। थ्रू सबसी कंपनी, कोई भी कंपनी सबसी कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं करेगी, ये फालतू में लैंग्वेज घुमाई है। कंपनीज एक्ट में भी सेम प्रॉब्लम है, सेबी ने भी कॉपी पेस्ट मार लिया है। देन गोइंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट वन, कोई भी कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू बायबैक नहीं करेगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक तरफ वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और दूसरी तरफ लेटर से वो राकेश झुनझुनवाला की कोई कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड राकेश झुनझुनवाला की कंपनी को, अब राकेश झुनझुनवाला तो नहीं रहे लेकिन उनकी कंपनी को पैसे देकर ये बोले कि ये लो 6000 करोड़ और जाओ मार्केट में और वापस रिलायंस के शेयर खरीदो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी को के थ्रू, तो ये करना अलाउड नहीं है। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, क्लियर है ना? दैट इज देयर। देन द नेक्स्ट वन, रीड दैट मोर केयरफुली। कंपनी आपकी डिफॉल्टर कंपनी है, कंपनी आपकी डिफॉल्टर कंपनी, और कौन कौन से डिफॉल्ट कर रखे हैं? नंबर 1, डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन 73 to 76, accepted either in the Companies Act 2013 or the previous Companies Act 1956, before or after the commencement of Companies Act 2013 लिख लेना यहाँ पर जरूर। Companies Act 2013 शुरू होने के बाद या Companies Act 2013 शुरू होने से पहले। नंबर 2, interest payment thereon, the default in the payment of interest thereon। thereon से क्या मतलब है? thereon का मतलब on what? on the deposits। on का मतलब क्या है? on the deposits। Number 3, the default in the redemption of debentures। Number 4, default in the redemption of preference shares। Number 5, default in the payment of dividend। अब वो equity भी हो सकता है और preference
प्रेफरेंस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, मे बी इक्विटी डिविडेंड में भी preference dividend to any shareholder. Number 5. Number 6, repayment of term loan. Number 7, interest payable thereon to any financial institution or any banking company. और उसके बाद हम कह रहे हैं अगर सातों में से कोई भी एक डिफॉल्ट किया है तो आपकी कंपनी बायबैक नहीं कर सकती. अगर डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर लें, अगर इफ द डिफॉल्ट इज मेड गुड, तो नीचे प्रोवाइडेड दैट में कुछ लिखा है, द बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड if the default is remedied, the default is rectified, default is made good and a period of 3 years has elapsed after such default cease to subsist. तो default is made good और उसके बाद कितना साल इंतजार करना है? 3 साल इंतजार करना है. उसके बाद आप बायबैक कर सकते हैं. अब ये जो प्रोवाइजो है इसी के ऊपर 5 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन आया था, प्रोवाइडेड दैट के ऊपर 5 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन कि डिफॉल्ट ठीक हो चुका है, क्या कंपनी बायबैक कर सकती है? और डिफॉल्ट कौन सा वाला? इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन. एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था? इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन वाला डिफॉल्ट हुआ. ये डिफॉल्ट नंबर 7 पे पूछा था एग्जाम क्वेश्चन. पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आया था एग्जाम क्वेश्चन. किसके ऊपर आया था? इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन. मतलब पेपर सेटर अगर मूड में आ जाए तो कहता है छोड़ो ऊपर वाले डिफॉल्ट, ना ए पूछा ना बी पूछा और सी में भी पहले 6 डिफॉल्ट नहीं पूछे. क्या पूछा? डिफॉल्ट नंबर 7 हुआ है. एग्जामिनेशन क्वेश्चन है 5 नंबर का. इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन पे नहीं किया, लेकिन डिफॉल्ट हमने ठीक भी कर दिया है, तो क्या उसके बाद कंपनी बायबैक कर सकती है? नॉट फॉर 3 years. तो दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जाम. मतलब अब वो इतना प्रिसाइजली चाह रहा है पेपर सेटर कि भाई इतना प्रिसाइजली याद होना चाहिए आपको. और 5 नंबर में आंसर की लेंथ कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बनेगी नहीं. आपको ए नहीं लिखना, आपको बी भी नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन ए और बी के ऊपर है नहीं. ज्यादा से ज्यादा अगर आप आंसर की लेंथ, हमें तो लेंथ बढ़ानी है सर, हमें तो लेंथ बढ़ानी है, तो उसके अंदर 7 पॉइंट लिखाना. फिर मैं तो नहीं लिखता, मतलब मैं आपकी जगह मतलब होता तो मैं नहीं लिखता. मैं कहता 7 पॉइंट क्यों लिखूं जब 7 पॉइंट पूछे नहीं है. तो जितना पूछा है मैं तो उतना ही लिखूंगा. Yes, well, as per SEBI ICDR regulation, if the company has committed the default in the payment of interest on the term loan and the default is subsisting, then the company cannot make the buyback. And even if the default is made good, the company cannot make the buyback for the next 3 years. खत्म. जितना पूछा है उतना ही लिखो. फालतू में लंबी लंबी हाँकने की क्या जरूरत है. लेकिन मैं सही बताऊं, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाते हैं. मेरे पास वेल सिक्योरिटी लॉ में तो 70 लेने वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर 70 आ गए, 75 आ गए, 78 आ गए सिक्योरिटी लॉ में. और वो भी हैं जो कहते हैं सर टू द पॉइंट लिख कर आए थे, और वो भी हैं जो कहते हैं सर हम तो सारी रामायण लिखाए थे. वो दोनों टाइप के हैं. और मैं हैरान होता हूँ कि भाई रामायण लिखने वाले के भी 70 आ जाते हैं और टू द पॉइंट लिखने वाले के भी 70 आ जाते हैं, लेकिन आंसर बिल्कुल सही डिलीवर करके आए थे. फाइनली जो पेपर सेटर को या पेपर चेकर को चाहिए था उसको मिल गया. मतलब मेरे जैसा स्टूडेंट नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ रामायण लिखना. मैं तो मतलब एग्जाम में कोशिश होती है टू द पॉइंट लिखो. हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिख रहे हैं तो फिर रामायण, महाभारत, भागवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब सब लिखा हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है. तो जो भी है वेल. और एलएलबी का एग्जाम देने के लिए जाता था तो ऐसे ही करता था. दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाई गई मैं एलएलबी एग्जाम, फिर तो ये होता था आंसर शीट जल्दी से जल्दी फुल करनी है, बस एक ही होड़ होती थी और कुछ नहीं. और आधे घंटे के अंदर फर्स्ट मेन आंसर शीट मेरी फुल होती थी. और लोग परेशान होते थे कि क्या आदमी है, मतलब 2.5 घंटे अब क्या करेगा, उसके बाद लूज शीट मांगता रहेगा अगले 2.5 घंटे. क्योंकि मेरा क्या होता था, मैं 2 लाइनों में तो एक वर्ड जाता था मेरा, ऐसे मतलब एक लाइन में एक होता नहीं था. अब अगर 2 लाइनों में एक वर्ड लिख रहा हूं तो मतलब ठीक है भाई, मेरी हैंडराइटिंग बड़ी है, क्या कर सकता हूं. तो अब आंसर शीट, और फिर क्या करता था, फिर बीच में एक लाइन का गैप जरूर छोड़ता था ताकि मिक्स ना हो जाए. समझ में आ रहा है? तो अगर और वर्ड का अगर साइज इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा तो आंसर शीट तो समझ में आ रहा है ना कैसे भरेगी. तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जो आसपास बैठते थे वो सारे पागल हो जाते थे. और मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आते थे, मतलब 62, 65, 68 मार्क्स आ जाते थे लॉ के पेपर के अंदर. और सीएस खत्म कर चुका था ऑलरेडी, उसके बाद एलएलबी कर रहा था, तो लीगल वेल वो फ्लेयर तो था ही, लीगल नॉलेज वेल डिलीवर करने का तरीका तो आता ही था. बाकी वहां पर वही दुक्की उठाई, रट्टे मारे, और लिखना तो वही सब कुछ होता था जो दुक्की में था, दैट वाज देयर. लेकिन अपनी बीच में थोड़ी सी हाँक आते थे, एक्स्ट्रा डाल आते थे. बट वो खैर वो एलएलबी था. सीएस के अंदर ये वाला काम, घटिया वाला काम
ऐसे तो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बट आई से स्टिल दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, लंबी लंबी लिखने वाले भी हैं और टू द पॉइंट लिखने वाले भी हैं। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन 5 नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, एंड रेगुलेशन 5 में अब आई से जो फर्स्ट कंडीशन है वो बिना पढ़े आपको सॉर्ट ऑफ पता है। द कंपनी शेल नॉट ऑथराइज द बाय बैक बाय वे ऑफ टेंडर ऑफर। और टेंडर ऑफर का मतलब कहने से अपोजिट ऑफ राइट इशू, मैंने लास्ट क्लास में बोला था अपोजिट ऑफ राइट इशू, वो हमने 1:2 बोला है। तो मतलब इसका मतलब अगर आपके पास पहले से 2 शेयर हैं तो 2 में से आप एक कंपनी को टेंडर कर सकते हैं, दोनों टेंडर नहीं कर सकते हैं। और 200 हैं तो 200 में से 100 टेंडर कर सकते हैं, 100 से ज्यादा टेंडर नहीं कर सकते। या दूसरा तरीका हो गया आपका वही ओपन मार्केट, जिसमें आपने वो ओपन मार्केट में देख लिया स्टॉक एक्सचेंज वाला मेथड तो है, और रिवर्स बुक बिल्डिंग है। और तीसरा तरीका हो गया ऑड लॉट। तो कंपनी शेल नॉट ऑथराइज एनी बायबैक अनलेस द कंपनी इज ऑथराइजिंग दिस बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहली चीज, ये तो हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, सबसे पहली चीज यही है कंपनी के पास आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए टू डू बायबैक, देन ओनली द कंपनी कैन डू बायबैक। नंबर 2, द कंपनी हैज टू पास द एसआर। अगर एसआर क्यों, अगर आप बड़ा वाला बायबैक कर रहे हैं 25% वाला या 15% वाला, अगर आप छोटा वाला बायबैक कर रहे हैं 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, तो ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन। अब नीचे प्रोवाइजो ध्यान से पढ़िएगा, इसके ऊपर भी 5 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। मैं डरा आज पहले ही रहा हूं आपको, साथ साथ ध्यान से पढ़िएगा प्रोवाइजो के ऊपर, सिर्फ इस प्रोवाइजो के ऊपर। प्रोवाइड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई टू अ केस वेयर द बायबैक इज रादर, ये तो खैर वो छोटा वाला बायबैक है, इसके ऊपर नहीं आया एग्जाम क्वेश्चन, आई एम सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया। छोटा बायबैक कर रहे हैं, और छोटा बायबैक कौन सा वाला कर रहे हैं? छोटा बायबैक बाय बोर्ड रेजोल्यूशन ओनली, एंड देयर इज नो नीड ऑफ एसआर। और कितना कर रहे हैं? 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, और बोर्ड मीटिंग में पास करना है। इन बोर्ड मीटिंग, नॉट बाय व्हाट, not by resolution, by circulation under section 175 of the Companies Act। तो आपको याद होगा शायद कंपनी लॉ में पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रेजोल्यूशन पास करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका बोर्ड मीटिंग करवाएं और रेजोल्यूशन पास करें, दूसरा तरीका बोर्ड मीटिंग ना करवाएं, घर बैठे रहें और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कर लें विदाउट डिस्कशन एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, रेड ब्लड कार्पसूल्स नहीं है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है। याद होगा ना? तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में तो सिर्फ रेजोल्यूशन की कॉपी डायरेक्टर के घर भेज दी जाती है, डायरेक्टर उस पर घर बैठे बैठे साइन कर लेता है। अब एक चीज और यहां पर जरूर बता दूं आपको, आपकी बुक में ये एक छोटी सी अमेंडमेंट करना मैं भूल गया। यहां पर आपको प्रीवियस पेज पे आपने हर जगह देखा स्टैंड अलोन ऑल्सो, कंसोलिडेटेड ऑल्सो। तो यहां पर भी जब बोल रहे हैं पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, तो ये भी दोनों तरीके से है, स्टैंड अलोन ऑल्सो एंड कंसोलिडेटेड ऑल्सो। एंड कंसोलिडेटेड बेसिस ऑल्सो, तो स्टैंड अलोन बेसिस एंड कंसोलिडेटेड बेसिस ऑल्सो वेल। अगर आपकी कंपनी होल्डिंग कंपनी है तो अपना अलग से भी कैलकुलेट करेंगे और सारी सबसी कंपनीज के साथ क्लबिंग करके भी करेंगे। अच्छा, इसमें वो आपको ऑप्शन 2 नहीं दिए यहाँ पर, ऑप्शन 2 की आप अपनी एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अलग कर लो और फिर निकालो। यहाँ पर वो ऑप्शन है ही नहीं, आपको ऑल सबसीज के साथ ही करना है, कंसोलिडेटेड बेसिस विद ऑल सबसीज। यहाँ पर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसीज को अलग करना अलाउड है ही नहीं, वो ऑप्शन 2 नहीं है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, यू हैव टू डू इट विद ऑल कंपनीज। आगे बढ़ते हैं, कैन आई मूव ऑन फर्दर?
एवरी बायबैक शेल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। तो ये एग्जाम इसके साथ लिख लेना, EQ एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। पॉइंट नंबर 2 के साथ लिख लो EQ, और उसमें कुछ बताना तो है नहीं, बस इतना याद होना चाहिए कि बायबैक हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, और पूछा ये था कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, दैट्स इट। Then the company shall, after the expiry of the buyback period, file with the ROC and with the board, बोले तो SEBI, a return containing such particulars regarding the buyback within 30 days of such expiry within 30 days of the expiry of the time period of the buyback in the specified format जो आपको दिए गए हैं। अब आपको याद होगा लेटर ऑफ ऑफर फॉर्म SH8 होता है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फॉर्म SH9 होता है, रजिस्टर ऑफ बायबैक SH10 होता है, और ये जो रिटर्न जाती है ये SH11 होती है, याद है ना। सो दिस रिटर्न का फॉर्म जो है फॉर्म SH11। स्पेशल रेजोल्यूशन यू आर पासिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑथराइजिंग द बायबैक, देन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में जाएगी अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 102, नोटिस 21 क्लियर डेज, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको कुछ डिस्क्लोजर देने हैं। अब यहाँ पर कंटेन्स द फॉलोइंग डिस्क्लोजर। सबसे पहले आप बता रहे हैं दैट व्हाट इज अ फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। इसमें क्या बता रहे हैं आप? कि हम मटेरियल फैक्ट्स जो भी बायबैक के साथ कनेक्टेड है वो बता रहे हैं। आपसे माइन्यूट टेक्निकल डिटेल्स नहीं पूछी जा रही हैं, तो मोटे मोटे जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, सिग्निफिकेंट फैक्ट्स वो बताने हैं। नेसेसिटी फॉर बायबैक, हम बायबैक क्यों कर रहे हैं? एक तो है कि हमारी कंपनी के पास आइडल फंड्स हैं और वो आइडल फंड्स बेकार पड़े हैं, और आइडल फंड्स जो कंपनी के बिजनेस में यूज नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारी कंपनी बायबैक कर रही है। आइडल फंड्स चले जाएंगे और जो शेयर्स हमारे पास आएंगे वो शेयर्स हम 7 दिन में डिस्ट्रॉय करेंगे, फिजिकली डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। इससे हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी कंपनी की अर्निंग्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडल फंड्स पड़े हैं। और नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, हमारा डिविडेंड पर शेयर बढ़ जाएगा, एंड इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स। विन विन सिचुएशन, ऑल शेयर होल्डर्स, जिन्होंने अपने शेयर्स कंपनी को टेंडर किए उनके लिए भी, जिन्होंने टेंडर नहीं किए उनके लिए भी। जिन्होंने टेंडर किए उनको फायदा क्या हो रहा है? उनको बायबैक ऑफर प्राइस मिल रहा है हायर देन करंट मार्केट प्राइस। उनको क्या मिल रहा है? बायबैक प्राइस हायर देन द करंट मार्केट प्राइस। और जिन्होंने टेंडर नहीं किए उनको भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन्होंने शेयर टेंडर नहीं किए, उनको फ्यूचर में हायर अर्निंग पर शेयर, हायर डिविडेंड पर शेयर का बेनिफिट मिलेगा। तो विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द शेयर होल्डर्स। एक चीज ऐसे ही पढ़ते हैं, कंपनी लॉ में बहुत डिटेल में जाते थे हम लोग, यही सारी बातें करते थे। एक चीज और बोलूंगा, टू प्रिवेंट द हॉस्टाइल टेक ओवर। एक तो हो गया बायबैक क्यों कर रहे हैं, दैट इज आउटफ्लो ऑफ आइडल फंड्स हो गया, और फ्यूचर में हमारा EPS और DPS बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर बढ़ जाएगा। और क्या पर्पस हो सकता है? और क्या पर्पस हो सकता है? टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर। हमारी कंपनी के ऊपर अभी अभी अटैक हुआ है, किसी बाहर वाले ने, एक्वायरर ने आकर हॉस्टाइल अटैक किया है, और उसने हॉस्टाइल टेक ओवर में जो ऑफर प्राइस दिया है दैट इज obviously higher than the current market price। और हमारी कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी, टारगेट कंपनी इटसेल्फ इज सुपर कैश रिच। तो हम क्या करते हैं? एक बायबैक ऑफर ले आते हैं एट व्हाट प्राइस? हायर देन द एक्वायरर्स ऑफर प्राइस। तो हमारा करंट मार्केट प्राइस मान लो 100 रुपए है, एक्वायरर ने ऑफर प्राइस 200 रुपए दे दिया, हम बायबैक ऑफर प्राइस ला रहे हैं 300 रुपए। और क्या बोल रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को? अगर शेयर्स देने का ही मन है तो उस बाहर वाले को मत देना जो एक्वायरर है। किसको देना? अपनी कंपनी को ही देना, अपनी कंपनी को देना। और कंपनी 300 रुपए पर शेयर दे रही है आपको, 100 का 300 तो हम ही दे देते हैं। और हो सकता है कि बैलेंस शीट के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू इज 400 रुपए पर शेयर, 450 रुपए पर शेयर, बट दैट इज हाउ वी आर कमिंग विद द बायबैक ऑफर टू प्रिवेंट द हॉस्टाइल टेक ओवर। और रीजन भी हो सकते हैं बायबैक करने के। हम अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करना चाहते हैं, वो तो खैर होगा ही होगा। एक चीज और जो रिलायंस ने कभी किसी जमाने में 2001 में की थी,
वो मैं एग्जांपल सबको देता रहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। उस वक्त करंट मार्केट प्राइस चल रहा था रिलायंस का 301 रुपये पर शेयर, अब तो 2500 2600 रुपये पर शेयर चल रहा है। आज 2022 में तो राइट नाउ इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2600 रुपीज पर शेयर। उस वक्त 2001 में करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा था? 301 रुपये पर शेयर। बायबैक ऑफर प्राइस लेकर आए 303 रुपये पर शेयर, मार्केट प्राइस से कितना ज्यादा? 2 रुपए ज्यादा। क्या पब्लिक भागी भागी जाएगी? हमारे शेयर ले लो, 2 रुपए ज्यादा। कोई नहीं जाएगा, कोई गया भी नहीं, कोई गया भी नहीं। अगर कंपनी को सीरियसली बायबैक करना होता और मार्केट में शेयर 300 का चल रहा है तो कंपनी कितने का ऑफर देती? 400, 400 450 कुछ तो ऑफर देती ना कंपनी, 350 देती, कुछ तो ऑफर देती। 301 वाला शेयर मार्केट में चल रहा है और आपने ऑफर क्या निकाला? 303 रुपए पर शेयर। 2 रुपए के लिए कोई मरा नहीं जा रहा, कोई शेयर होल्डर भागा भागा नहीं आएगा कि हम मेरे शेयर ले लो 303 रुपए में और मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। नोबडी विल कम, कोई आया भी नहीं। और उसी वक्त क्या हुआ? करंट मार्केट प्राइस 40% शूट अप हो गया। जब बायबैक ऑफर चल रहा था ड्यूरिंग 1 मंथ, ड्यूरिंग 30 डेज के लिए ओपन रखा था उस वक्त के नॉर्म्स के हिसाब से। उस वक्त जो नॉर्म्स थे 30 डेज के लिए ऑफर ओपन रखा था, उस 30 दिन के अंदर रिलायंस का शेयर 40% शूटअप हो गया था और 301 वाला शेयर पहुंच गया था 420 है ही। मतलब 420 है नहीं वैसे वो लोग, बट अल से 420 हो गया। और 40% प्राइस इंक्रीज अगर हुआ है और मार्केट में ही प्राइस बढ़ता जा रहा है, उस एक महीने में जब कह रहे हैं जी कंपनी के ना दरबार खुले हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसके पास शेयर है ले आओ ले आओ, 303 में दे दो, 303 में दे दो, कंपनी लेने की तैयार है। अरे भाई कंपनी अगर मार्केट में ही 330 340 370 380 मार्केट में है तो किसी को बेचना होएगा तो मार्केट में 370 380 400 का देगा। वेल वो कंपनी को 303 का क्यों देगा? उन दिनों स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी और सब लोग क्या कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया, जो रिलायंस के अलावा जिसके पास जो इन्वेस्टमेंट पड़ी थी वो बेच कर वो सब लोग पैसा लगा रहे थे रिलायंस में। एक तो कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, पीएनएल अकाउंट स्ट्रांग है, ऊपर से पास्ट गुडविल बहुत अच्छी है। तो उस चक्कर में रिलायंस में इन्वेस्टमेंट चली आ रही थी क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी और सबको ये मालूम था कि रिलायंस का भाव 303 के नीचे तो गिरेगा नहीं और 303 पे तो फ्रीज लगा हुआ है, फ्रीज लगा हुआ है, इसके नीचे तो मार्केट में गिरेगा ही नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? 303 तो कंपनी दे रही है, कंपनी के दरबार खुले हैं कि 303 में तो हमें दे जाओ। तो कोई भी मार्केट में जाकर 290 295 का तो बेचेगा ही नहीं। तो सबको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि रिलायंस का शेयर अब 303 से नीचे जाएगा ही नहीं जब तक बायबैक ऑफर खुला है। और अगर किसी को बेचना ही है तो मार्केट में 303 के ऊपर बेचो, नीचे नहीं बेचना। तो सबको एक वो कॉन्फिडेंस मिल गया। और क्योंकि उस वक्त दूसरी कंपनीज के शेयर्स क्रैश हो रहे थे तो लोग वहां से शेयर्स बेच के पैसा निकालकर रिलायंस में डाल रहे थे उस कॉन्फिडेंस की वजह से कि 303 के नीचे तो जाना नहीं है। और उस चक्कर में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट आ गई, शेयर का रेट शूट अप हो गया। तो पूरी मार्केट डाउन थी, स्टॉक मार्केट क्रैश थी, लेकिन रिलायंस अकेला ऊपर जा रहा था। मतलब निफ्टी में अगर मैं कहूँ 49 कंपनीज डाउन है और रिलायंस अकेला ऊपर जा रहा है तो एक रेपुटेशन वाली बात है, दैट इज देयर। और उस वक्त रिलायंस में जो प्रमोटर फैमिली है, धीरू भाई अंबानी वाज अलाइव, उन्होंने अपना एक शेयर भी मार्केट में नहीं बेचा और बायबैक में भी नहीं दिया। लेकिन क्या बैठे बैठे जब वो 40% राइज हो गया तो क्या प्रमोटर्स के पास, 1 मिनट के लिए मान लो कि अगर प्रमोटर के पास अगर बायबैक ऑफर शुरू होने से पहले जो शेयर्स थे उनकी वैल्यू 1 लाख करोड़ थी, 1 लाख करोड़ थी, तो जिस दिन बायबैक ऑफर क्लोज हुआ 40% इंक्रीज, मतलब समझ रहे हो 40,000 करोड़ का इंक्रीज हो गया 1 महीने में बैठे बैठे, और कुछ नहीं किया। और सारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने 1 महीने के लिए होल्ड किया था और बेचे नहीं थे, सबको 40% इंक्रीज मिल गया 1 महीने में। परसेंटेज इंक्रीज सबको बराबर ही मिला। फायदा सबसे ज्यादा धीरू भाई अंबानी को हुआ क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स उनके पास थे, प्रमोटर फैमिली के पास थे। बट इसको हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन क्या ये हम यहाँ पर लिखें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कि हम तो बायबैक करना ही नहीं चाहते, हम तो प्राइस फ्रीज करना चाहते हैं, हम तो, क्या हम लिख सकते हैं ये सारी बातें? आंसर इज नो। ये सारी बातें लिखने के लिए नहीं होती हैं। लिखना तो क्या होता है जी, हमारी कंपनी के पास आइडल फंड्स पड़े हैं और हम उसका आउटफ्लो करना चाहते हैं। हाँ, ये लिख सकते हैं वी वांट टू प्रिवेंट द हॉस्टाइल टेक ओवर, इसलिए हम बायबैक ऑफर ला रहे हैं, दैट इज फॉर प्रिवेंटिंग। ये तो हम मेंशन कर सकते हैं। तो रिलायंस वाला केस आई जनरली कीप शेयरिंग विद एवरीबडी। वेल, और कंपनी लॉ के बैच में तो मैं और भी एग्जांपल्स देता हूँ। लेकिन जो रीसेंट सबसे बड़ा बायबैक हिंदुस्तान में हुआ जेन्युइनली टीसीएस का बायबैक आया 18,000 करोड़।
टीसीएस का बायबैक ऑफर आया 18,000 करोड़, और उन्होंने तो प्राइस भी अच्छा दिया। 3,500 का शेयर मार्केट में चल रहा था, 4,300 के आसपास बायबैक ऑफर प्राइस दिया। करंट मार्केट प्राइस वाज नियर अबाउट 3,500 रुपए पर शेयर, और बायबैक ऑफर प्राइस 4,280 पर शेयर के आसपास आया था। इज इट अ गुड प्राइस? अगर मार्केट प्राइस चल रहा है 3,500, तो हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा बायबैक, दैट इज टीसीएस। और अगर मार्केट प्राइस आपका 3,500 चल रहा है, तो आप अच्छा खासा मतलब 720 रुपए मार्कअप करके दे रहे हो आप बायबैक ऑफर प्राइस के अंदर। दिस इज जेन्युइन बायबैक। इन्फोसिस ने किया, आई थिंक इन्फोसिस ने भी 16,000 करोड़ का बायबैक किया। विप्रो ने किया 11,000 करोड़ का बायबैक किया। एचसीएल ने किया 9,000 करोड़ का बायबैक किया। मतलब इतने पैसे आ गए ना इन कंपनीज के पास, और कोविड में तो भर भर के पैसे आ गए इनके पास। क्यों? ये जितनी सॉफ्टवेयर, सब लोग आईटी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो एजुकेशन है, एवरीबडी गॉट डिपेंडेंट ऑन आईटी। तो इनके पास तो जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स थे, इनका तो रेवेन्यू मतलब इट शॉट अप टू द स्काई। फिलहाल से फार्मा कंपनीज और आईटी कंपनीज, इन दो सेक्टर्स ने तो फाड़ के कमाया इस कोरोना के अंदर। इनको तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो किसी के लिए तो ब्लेसिंग्स हो गई इन द आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर। Anyways, then class of shares or the securities intended to be purchased under the buyback. तो बताइए आप क्या परचेज करना चाहते हैं? Do you want to buy back equity shares or preference shares or ESOP? वो बताइए। then amount to be invested, आप टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो 18,000 करोड़ टीसीएस ने बताया होगा। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन तो आपको मालूम है, दैट इज 12 मंथ्स, 12 महीने में आपको कंप्लीट करना ही है। एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं एज पर द शेड्यूल 1 ऑफ दीज रेगुलेशंस। वो एग्जाम में कभी नहीं पूछते, तो शेड्यूल 1 इज नॉट फॉर एग्जाम। प्रोवाइडेड दैट वेयर द बायबैक इज थ्रू द टेंडर ऑफर, वही रिवर्स ऑफ द I'll say right issue, opposite of right issue from the existing security holders. The explanatory statement shall also contain the following additional disclosure. और क्या बताना है? Maximum price at which the buyback will of the shares or the other specified securities will be made, whether the board of directors of the company is being authorized at general bidding to determine subsequently the specific price at which the buyback will be made at the appropriate time. तो हम कह रहे हैं बायबैक का मैक्सिमम प्राइस हम आपको एसआर में बता रहे हैं, और फिर हमने बीओडी को ऑथराइज कर दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर दिया कि वो एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्राइस इस मैक्सिमम प्राइस के अंदर अंदर फिक्स कर लेंगे, बाद में फिक्स कर लेंगे टेंडर ऑफर के लिए। तो अभी तो एसआर में हम सिर्फ क्या बता रहे हैं कि मैक्सिमम बायबैक प्राइस कितना जा सकता है, और बीओडी को ऑथराइज कर दिया कि उस मैक्सिमम के अंदर अंदर जो प्राइस बाद में आप फिक्स करना चाहो, जब आप बायबैक ऑफर ओपन करने के लिए पहुंचोगे, उस वक्त जो मार्केट में सिचुएशन होगी, जो भी हमारा करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर चल रहा होगा, उसके हिसाब से आप देख लेना आपको कितना एड ऑन 20%, 30% एक्स्ट्रा कितना देना है। इफ प्रमोटर्स इंटेंड्स टू ऑफर हिज शेयर्स, अब प्रमोटर्स खुद भी टेंडर करना चाहते हैं अपने खुद के शेयर्स। मैंने आपको बताया था कि एक जगह मना है उनको, अगर स्टॉक एक्सचेंज वाला बायबैक हो रहा है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें प्रमोटर्स को मना है, उसके अलावा तो प्रमोटर्स को भी अलाउड है, और टेंडर ऑफर में तो अलाउड है ही प्रमोटर्स को। इफ प्रमोटर्स इंटेंड टू ऑफर हिज शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, द क्वांटम ऑफ शेयर्स और द अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्रपोज टू बी टेंडर्ड एंड द डिटेल्स ऑफ देयर ट्रांजेक्शन एंड देयर होल्डिंग्स फॉर द प्रीवियस लास्ट 6 months प्रायर टू द पासिंग ऑफ एसआर हैव टू बी शेयर्ड, including the information of the number of the shares etc. and the price at which the date of acquisition was done. क्या चेक करना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने में ऐसा तो नहीं हो रहा था कि प्रमोटर लो प्राइस पे धीरे धीरे शेयर्स खरीदते जा रहे थे और पहले से प्री प्लान कर रखा था 6 महीने बाद बायबैक लेकर आएंगे हाई प्राइस पे, पहले से प्री प्लानिंग चल रही थी। तो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मिसयूज तो नहीं हो रहा था, कहीं कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही थी, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग पिछले 6 महीने में तो नहीं हुई इन द लास्ट 6 months। ऐसा तो नहीं कि लो प्राइस पे मार्केट में इकट्ठे करते रहे और फिर उनको तो पता ही था कि आज से 6 महीने के बाद हमारा बायबैक का प्लान है, तो इस वक्त फिर उस वक्त हम हाई प्राइस पे टेंडर कर देंगे, ऐसी कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इसलिए उनकी और वो कितना अभी क्वांटम कितना अभी बायबैक में ऑफर कर रहे हैं और कितना उन्होंने पिछले 6 महीने में
वेल सेल परचेज किया अपनी खुद की कंपनी में, कितनी एक्विजिशंस की हैं along with the number and the price. Then the next thing that we are having in the case of the resolution passed at the general meeting. In case of the resolution passed at the general meeting, will under section 68 subsection 2 will we say the copy of the SR shall be filed with SEBI. SEBI के पास कॉपी फाइल कीजिए और स्टॉक एक्सचेंजेस के पास भी फाइल कीजिए विद इन हाउ मच टाइम, विद इन 7 days. तो SR पास करने के बाद SR की कॉपी SEBI के पास भी जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाएगी विद इन 7 days. And then we say where the buyback is from the open market, either through maybe stock exchange mechanism or through reverse book building mechanism, the resolution of the board of directors shall specify the maximum price in which the buyback will be made. तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी बता देंगे कि हम मैक्सिमम प्राइस कितना देने वाले हैं, और रिवर्स बुक बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें भी मैक्सिमम प्राइस को कहने से कैप प्राइस बता देंगे कि हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे. बोर्ड रेजोल्यूशन में कैप प्राइस बता दिया जाएगा, तो लिख लेना साथ में कैप प्राइस. और रिवर्स बुक बिल्डिंग भी करवाएंगे तो कैप प्राइस बता देंगे ना कि इसके ऊपर बिड नहीं जाएगी ऑब्वियसली, और वहां तो प्राइस बैंड ही देना चाहिए कि इस प्राइस के नीचे नहीं होगा, इस प्राइस के ऊपर नहीं होगा. और अगर स्टॉक मार्केट बाइंग करने के लिए निकले हैं, मैंने आपको बताया था 6 महीने तक ओपन रहती है स्टॉक मार्केट बाइंग. लास्ट क्लास में आपको टाइम लिमिट लिखवा रहा था ना मैंने सबकी. टेंडर पीरियड 10 वर्किंग डेज, स्टॉक एक्सचेंज वाला 6 months, याद है लास्ट क्लास में आपको. वेल पेज नंबर 3 पे लिखवाया था शायद. लेकिन 6 महीने कॉन्टिन्यूस डेली नहीं होता, किसी दिन करेंगे किसी दिन नहीं करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में प्राइस गिरा हुआ है तो जाकर कर लेंगे. लेकिन उस 6 महीने में जब भी करेंगे तो कैप प्राइस के ऊपर नहीं जाएंगे, कैप प्राइस के नीचे जा सकते हैं. जब भी ऑर्डर पंच करेंगे मार्केट में तो कैप प्राइस पे या उसके नीचे पंच करेंगे, कैप प्राइस के ऊपर पंच नहीं करेंगे ड्यूरिंग दोज 6 months tenure of your stock exchange buyback. Then provided that where there is a requirement for the SR, जहां पर भी SR की requirement अगर आप बड़ा वाला buyback कर रहे हो as specified in the sub regulation 1B of the regulation 5 above, the SR shall specify the once again the maximum price, the cap price. SR में बताइए at which the buyback will be made. Just a sec. And the next thing that we are having over here, the company authorized by the resolution passed by the board of directors at its meeting to buy back its shares or the other specified securities will shall file the copy of the resolution to the SEBI, to the stock exchange. तो अगर आपने बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास किया है तो उसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल कीजिए, सेबी के पास फाइल कीजिए विद इन हाउ मच टाइम, विद इन 2 working days. एसआर की कॉपी 7 दिन में फाइल कर रहे थे आप. प्रीवियस पेज पे लिखा था कि जब एसआर पास करते हैं तो एसआर की कॉपी वो 7 days था, 7 working days नहीं था. क्या था वो? 7 days था. एसआर पास किया तो एसआर की कॉपी 7 दिन में सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल कर रहे थे. और नेक्स्ट पेज पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो बोर्ड मतलब छोटा वाला बायबैक कर रहे हैं अप टू 10%, तो उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल टू द सेबी विद इन 2 working days ऑफ द डेट ऑफ पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन. तो उधर 7 days था, इधर 2 working days है, ये याद रखिएगा. देन नो इनसाइडर शैल डील इन द शेयर्स और द अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ उपसी. उपसी के बेसिस पे कोई भी इनसाइडर कंपनी में डील ना करे बायबैक से पहले, क्योंकि बायबैक से पहले बहुतों को खबर लग जाती है कि भाई बायबैक आने वाला है एट अ वेरी हाई प्राइस, हायर देन द करंट मार्केट प्राइस. तो सब लोग जाकर मार्केट में चलो भाई करंट मार्केट प्राइस पे खरीदो, करंट मार्केट प्राइस पे खरीद के इकट्ठा कर लो, ताकि जब बायबैक आएगा हाई प्राइस पे तो हम कंपनी को देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे. तो उपसी के बेसिस पे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना करें, यहाँ फिर से समझाया जा रहा है. अब एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा इस चैप्टर के अंदर, अगर आप ध्यान से देखो अभी तक जो आपने पढ़ा चैप्टर 1 में आपने पढ़ा डेफिनेशंस. चैप्टर को सेबी ने किस तरीके से डिवाइड किया है, सेबी ने किस तरीके से डिवाइड किया. चैप्टर 1 में आपने पढ़ा डेफिनेशंस, फिर चैप्टर 1 में जब डेफिनेशंस खत्म हो गई तो चैप्टर 2 आया. चैप्टर 2 का टाइटल क्या है? कंडीशंस. पेज नंबर 3 पे शुरू हो गया कंडीशंस. रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 5, अब ये चल रहा है.
तो ये कंडीशंस 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 चल रही हैं चैप्टर 2 में, और ये सेबी ने डिवाइड किया, मैंने नहीं किया। उसके बाद जब ये खत्म हो गया, अब चैप्टर 2 आपने खत्म कर लिया है, कंडीशंस वाला पार्ट खत्म, तो चैप्टर 3 आता है, और चैप्टर 3 में सेबी क्या बता रहा है। अब हम आपको बताते हैं टेंडर ऑफर के थ्रू जब बायबैक किया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, और फिर एक के बाद एक अब सारे आने वाले हैं। पहले टेंडर ऑफर आएगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज, ऑड लॉट आएगा, स्टॉक एक्सचेंज आएगा, ओपन मार्केट परचेज, और फिर रिवर्स बुक बिल्डिंग आएगा। तो टेंडर ऑफर अब सभी का प्रोसीजर आएगा एक के बाद एक, और स्टॉक एक्सचेंज वाला प्रोसीजर एग्जाम में पूछ चुके हैं, एस्क्रो अकाउंट एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो इसमें से कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी हुई हैं। तो ये अब आपका वो रेगुलेशन 6, 7, 8, 9, 10, 11 इज गोइंग ऑन। तो 6 to 11 क्या चल रहा है, 6 to 11 इज टेंडर ऑफर। 6 to 11 क्या चल रहा है, रेगुलेशन 6 to रेगुलेशन 11 इज टेंडर ऑफर, दैट इज अपोजिट ऑफ राइट इशू, अपोजिट ऑफ राइट इशू। और फिर रेगुलेशन 12 में क्या चल रहा है, ऑड लॉट, ऑड लॉट बायबैक कर रहे हैं, और यहाँ तो कह रहे हैं कुछ करना ही नहीं है, आपने जो पीछे टेंडर ऑफर में पढ़ा था सेम है, कॉपी पेस्ट, द प्रोसीजर इज सेम। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर आप जिनके पास ज्यादा शेयर है उनसे बायबैक नहीं कर रहे हो, जिनके पास सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है, सिर्फ वो कचरा ऑफ ऑड लॉट बायबैक कर रहे हो, उसके अलावा आप बड़े शेयर्स बायबैक नहीं कर रहे। अदरवाइज द होल प्रोसीजर इज सेम, जो आप पीछे रेगुलेशन 6 to रेगुलेशन 11 पढ़कर आए हैं, डिट्टो सेम है द होल प्रोसीजर, देयर इज नो चेंज। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट आता है, दैट चैप्टर 4, और वो रेगुलेशन 13 से शुरू हो जाता है। ओपन मार्केट बायबैक जिसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज और रिवर्स बुक बिल्डिंग। तो वो 13, 14, 15 तो कॉमन चल रहा है, लेकिन उसके बाद 16 से फिर क्या शुरू हो जाता है, बायबैक इन स्टॉक एक्सचेंज। और ये वाला एग्जाम में रेगुलेशन 16 आ चुका है, रेगुलेशन 16 एग्जाम में आ चुका है, तो इसके साथ आप EQ लिख सकते हैं, बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ चुका है। देन ओपन ऑफर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब यही सब कुछ आ गया उसके अंदर। स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेशन 16, 17, 18, subsequent compliances 20, 19, 20, मतलब ये सब स्टॉक एक्सचेंज का ही पार्ट है। देन 21 एक्सटिंग्विशमेंट, फिर आता है बायबैक थ्रू रिवर्स बुक बिल्डिंग, और ये तो 16 से लेकर 21 तक दैट वाज स्टॉक एक्सचेंज, 16 to 21 दैट वाज स्टॉक एक्सचेंज, और फिर 22 से बायबैक थ्रू रिवर्स बुक बिल्डिंग, 22, 23, 24, 25 ये चल रहा है, 22 एंड 23 बेसिकली। 24 ऑनवर्ड्स तो फिर वो जनरल ऑब्लिगेशंस आ जाता है विच आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बायबैक्स। समझ में आ रहा है ना कि सेबी ने किस तरीके से रेगुलेशन बनाई है। शुरू में आपको डेफिनेशन दे दी और जनरल कंडीशंस बता दी। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे दैट वाज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बायबैक्स, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे। अब हर चीज के लिए अलग अलग शुरू हो गया, रेगुलेशन 6 ऑनवर्ड्स। तो रेगुलेशन 6 to 11 बायबैक बाय टेंडर ऑफर, 12 सिंगल रेगुलेशन दैट इज well I'll say odd lot, 13, 14, 15 talking about the open market, 16 to 21 that is talking about stock exchange, 22, 23 is talking about reverse book building, that is 22, 23, 24 के बाद फिर in general बात हो रही है, that is how it is। तो अभी रेगुलेशन 6 में आ जाइए। अब रेगुलेशन 6 टेंडर ऑफर इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आ चुका है, 5 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ क्या पूछा, ओनली रेगुलेशन 6, ओनली रेगुलेशन 6 इटसेल्फ 5 मार्क्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, दोबारा आ सकता है। ध्यान से पढ़िएगा। रेगुलेशन 6, a company may buy back its shares or the other specified securities from its existing security holders on the proportionate basis, बोले तो वही opposite of right issue, 1:2 या 1:4, 1:5 जो भी बना लीजिए। 1:4 बोले तो अगर आपके पास पहले से 4 हैं तो आप सिर्फ 1 दे सकते हो, आपके पास पहले से 100 शेयर हैं तो 25 शेयर्स दे सकते हो if you are having 100 shares। तो रिवर्स ऑफ दैट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, प्रोवाइडेड दैट, अब ध्यान से पढ़िएगा, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड दैट 15% ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच द कंपनी प्रपोजेस टू बाय बैक, और द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज
entitled as per their shareholding, whichever is higher, shall be reserved for small shareholders. Small shareholders के लिए रिजर्व कर दिया जाए जितना भी वो जिसके लिए वो entitled हैं. तो अब 15% कितना, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर से हम कितना लेने वाले हैं, मतलब दो कैटेगराइजेशन आपको करनी है, बिग शेयर होल्डर और स्मॉल शेयर होल्डर. तो स्मॉल शेयर होल्डर से कितना लेने वाले हैं हम, कह रहे हैं या तो 15% ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच द कंपनी इज प्रपोजिंग टू बाय बैक, उतनी ले लीजिए स्मॉल शेयर होल्डर से, या फिर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जितनी उनकी एंटाइटलमेंट है एज पर देयर शेयर होल्डिंग, उतना ले लीजिए. दोनों में से विच एवर इज हायर वो आप स्मॉल शेयर होल्डर से बाय बैक कर सकते हैं. यू कैन डू दैट. अब मैं आपको एक यहाँ छोटी सी झलक यहाँ दिखा दूं. वेल, दिस इज फुल बाय बैक रेगुलेशन एज पर सेबी फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ सेबी. स्मॉल अब स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोल रहा है सेबी यहाँ पर? वेल, स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स, ये आपने लास्ट क्लास में डेफिनेशन में पढ़ा था स्मॉल शेयर होल्डर. तो स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन एक बार देखनी पड़ेगी हमें. वापस चलते हैं, आपकी बुक में कौन से पेज पे है? तो वो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए. आज से पढ़ी थी ना हमने लास्ट क्लास में. आज इस डेफिनेशन को और अच्छे से यूज करने वाले हैं. तो इस डेफिनेशन के साथ भी लिख लो. EQ एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, स्मॉल शेयर होल्डर के ऊपर. हु इज स्मॉल शेयर होल्डर, और ये कंपनीज एक्ट वाला नहीं है. सो स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स हाउ मच शेयर्स और द अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हुज मार्केट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन विच द, कौन सा वाला स्टॉक एक्सचेंज जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है. हम NSE BSE दोनों नहीं लेंगे, जिसमें कोई एक स्टॉक एक्सचेंज जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा ट्रेड हुए हैं कंपनी के, वो लेंगे. इन विच द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सिक्योरिटीज एज ऑन रिकॉर्ड डेट. वी आर सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑन द रिकॉर्ड डेट जो भी कंपनी ने अनाउंस किया इज नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज. रिकॉर्ड डेट क्या होती है? जिस दिन लिस्ट ऑफ मेंबर्स फाइनलाइज होती है कि इस दिन शाम को 5 बजे जो भी लिस्ट ऑफ मेंबर्स है हमारे पास, उसके हिसाब से सबको लेटर ऑफ ऑफर जाएगा. लेटर ऑफ ऑफर जाएगा कि आप आइए और बायबैक में पार्टिसिपेट कीजिए. तो रिकॉर्ड डेट का पर्पस क्या होता है? टू फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ मेंबर्स. और हम कह रहे हैं वेल, उस दिन क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से उनकी वैल्यू 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से कम हो. 2 लाख एग्जैक्ट 2 लाख रुपीज भी चलेगा या कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दे आर स्मॉल शेयर होल्डर्स. और अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? या तो वो अपनी एंटाइटलमेंट के हिसाब से देंगे या फिर कितना देंगे? 15% ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच कंपनी प्रपोजेस टू बाय बैक ओवर देयर. अब एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर इसको समझने के लिए. अब ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए कि हमारी कंपनी जो है ABC लिमिटेड है. हमारी कंपनी में 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं टोटल. टोटल 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं. हमारी कंपनी में कुछ बिग शेयर होल्डर हैं और कुछ स्मॉल शेयर होल्डर हैं. अब मान लीजिए कि बिग शेयर होल्डर्स के पास 88 लाख इक्विटी शेयर्स हैं. स्मॉल शेयर होल्डर्स के पास 12 लाख इक्विटी शेयर्स हैं. दैट इज देयर. और हमारा करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है ऑन रिकॉर्ड डेट, करंट मार्केट प्राइस ऑन रिकॉर्ड डेट 400 रुपए पर शेयर है. इज ₹400 पर शेयर. ऐसे ही मतलब एक रफ वो लेकर चल रहा हूं, एक रफ डेटा. 400 रुपए पर शेयर है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि जस्ट अ सेक. अब हमारी कंपनी बायबैक ऑफर लेकर आ रही है और बायबैक ऑफर में हमारी कंपनी कह रही है कि हमें 20% शेयर्स खरीदने. कंपनी के कितने खरीदने? वैसे मैक्सिमम तो कोई नंबर ऑफ शेयर्स पे तो लिमिट होती नहीं है, पेमेंट लिमिट होती है. मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्रीजर्स और पेड अप कैपिटल एंड फ्रीजर्स. लेकिन हमारा ऑफर जो है हम क्या लेकर आ रहे हैं कि बायबैक ऑफर इज 20% शेयर्स ऑफ द कंपनी.
अगर हम 20% शेयर्स ऑफ द कंपनी बोल रहे हैं, अब मुझे बताइएगा कि उसके हिसाब से 20% शेयर्स ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 1 करोड़, तो 20% ऑफ 1 करोड़ मीन्स रुपीज, और सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स में कितना आएगा, 20 लाख इक्विटी शेयर्स। अब ये 20 लाख इक्विटी शेयर्स में से कितने हम बिग शेयर होल्डर से लेने वाले हैं, प्रोपोर्शनेट ले रहे हैं, और प्रोपोर्शनेट क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही चल रहा है, और कितने हम स्मॉल शेयर होल्डर से लेने वाले हैं प्रोपोर्शनेटली। अगर प्रोपोर्शनेटली लेने हो तो मैं कहूंगा 88% और 12%। समझ में आ रहा है? गेटिंग दैट? 12% एंड 88% अगर प्रोपोर्शनेटली लेने हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? उसी प्रोपोर्शन में 1 करोड़ 88 लाख और 12 लाख, तो 1 करोड़ में से 88 लाख इज 88% और 1 करोड़ में से 12 लाख शेयर्स इज 12%, तो उसी प्रोपोर्शन में लेंगे ना। समझ में आ रही है ना बात? तो अगर मैं प्रोपोर्शनेटली ले रहा हूं तो भाई 20 लाख शेयर्स में से, बिग को छोड़ो, आप बिग को गोली मारो, स्मॉल शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, तो स्मॉल शेयर होल्डर से कितना लेने वाले हैं, 12% ऑफ 20 लाख। अब 12% ऑफ 20 लाख कितना आएगा, 2,40,000 शेयर। सिंपल मैथमेटिक्स है, नथिंग मच कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस। 2,40,000 शेयर आ गया ना, सिंपल है ना। और बाकी जो आपके बच गए वो 88%, तो वो भी आपको लिखना है तो लिख लो, कितना आएगा, 17,60,000 शेयर। दैट्स इट। ऐसे ही करेंगे ना, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब लेकिन सेबी ने दूसरी चीज भी बोली है, ये तो हो गया प्रोपोर्शनेट बेसिस, दिस इज ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। सेबी ने दूसरी चीज क्या बोल रखी है? हाँ जी, कितना करना है आपको? क्या लैंग्वेज क्या थी सेबी की? 15% of the number of securities proposed to be bought back. Now 15% of number of securities proposed to be bought back मतलब हाँ जी 20 लाख का 15%। तो ऑप्शन 2 इज, और लेट मी शिफ्ट दिस एंटायर टू क्रिएट माई स्पेस ओवर हियर। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन क्या है अब आपके पास, 20 लाख का 15%, तो वो कितना आएगा, तो 15% of 20 lakh shares, that comes to how much, 3 lakh shares। तो क्राइटेरिया 1 के हिसाब से 2.4 लाख शेयर्स और क्राइटेरिया 2 के हिसाब से 3 लाख शेयर्स, दोनों में से विच एवर इज हायर। क्लियर है ना? दिस इज योर क्राइटेरिया 1। अल्टीमेटली हमें क्या फॉलो करना है, विच एवर इज हायर। तो आपके लिए फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर इज 3 लाख शेयर्स। सिंपल है।
2,40,000 शेयर्स और 3 लाख शेयर्स, इतने तो आपको स्मॉल शेयर होल्डर से उठाने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 3 लाख शेयर्स आपका फाइनल आंसर आता है स्मॉल शेयर होल्डर से उठाने हैं, हमें टोटल बायबैक करना है 20 लाख शेयर का, स्मॉल शेयर होल्डर से कितने उठाने हैं? 3 लाख। तो फिर फाइनली बिग शेयर होल्डर से कितने उठाएंगे? 17 लाख। तो उनसे बिग शेयर होल्डर से 17,60,000 नहीं उठाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनसे एक्चुअल कितना उठाने वाले हैं? एक्चुअल विल बी 17 लाख शेयर्स। और वो कैसे निकाला? 20 लाख माइनस 3 लाख इज 17 लाख। एक्चुअल बायबैक 17,60,000 नहीं होगा, 17 लाख शेयर्स होगा इनसे, क्योंकि टोटल तो आप सेम ही रख रहे हो ना, दैट इज 20 लाख। कैलकुलेशन समझ में आई? यस और नो? और शैल आई रिपीट? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आ गया, कर लोगे? कोई बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है इसके अंदर। कैन आई चेंज द फिगर वंस एंड ट्राई वंस मोर? Just a second. सिर्फ ऊपर जो परसेंटेजेस हैं वो थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, ऊपर जो फिगर्स हैं। If I say promoters have 75% or big shareholders have 75 lakh, small shareholders have 25 lakh shares total, and then we go for the buyback. Buyback offer वही जैसे हम बात कर रहे थे कि बायबैक ऑफर हम लेकर आ रहे हैं 20% ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो तो वही है 20% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। Example 2 for you now, will, and now the buyback offer is how much? 20% off 1 crore equity shares, starts in the same manner. 20 lakh equity shares, लेकिन अब 20 लाख इक्विटी शेयर्स का ब्रेकअप कैसे करेंगे? हाँ जी, 75% एंड 25%। अब 20 लाख का ब्रेकअप चेंज हो जाएगा आपका। सो बिग शेयर होल्डर्स के लिए 75%, and now this is 25%. Now this is 5 lakh shares, big shareholders, 15 lakh shares. ये तो हो गया आपका क्राइटेरिया 1, and can we say on proportionate basis? ये हो गया आपका क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 के हिसाब से, हाँ जी, 15% of 20 lakh, that is 3 lakh shares. Now, whichever is, and can I call it criteria 2?
विच एवर इज हायर. अब हायर कौन सा वाला है? whichever is higher. And higher कौन सा वाला है? 5 लाख शेयर्स. अब कोई मुझे ये बता सकता है नटशेल में कब क्राइटेरिया 1 हायर आएगा, कब क्राइटेरिया 2 हायर आएगा? पहले वाले एग्जांपल में क्राइटेरिया 2 हायर क्यों था? अगर यहां जो पुराना वाला है ये 15% से कम है, अगर पुराना वाला जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के हाथ में 15% से कम है तो 15% हायर आएगा. और दैट इज 12 लाख शेयर आउट ऑफ 1 करोड़ शेयर. और अगर यहाँ जो पुराना वाला है, अगर वो जो पुराना चला आ रहा है वो 15% से ज्यादा है, मैं कहता हूँ 25% छोड़ो, ये 16% है, सिर्फ 16% है, तो भी पुराना वाला ज्यादा आएगा 16%. वेल आई होप वो 15% से ज्यादा हो गया फिर उस केस में आपके पास. अगर पुराना वाला एग्जैक्ट यहाँ 15 लाख ही होता और ये 85 लाख ही होता, तो 85 लाख और 15 लाख होता तो ये फिर कोई चेंज ही ना होता. ये भी 15% आता और ये भी 15% आता, दोनों सेम आते. गेटिंग दैट? दोनों सेम आ जाते. तो अगर आपका पुराना वाला जो है वो ऑलरेडी 15% से ज्यादा है तो एंटाइटलमेंट जो बन रही है वो उसी हिसाब से ज्यादा मिलेगी. तो 25%, और इसको क्या बोलेंगे? ये उनकी क्या है? ये उनकी एंटाइटलमेंट है. तो एंटाइटलमेंट जो बनती है वो या 15%, दोनों में से विचएवर इज हायर. और पहले वाले एग्जांपल में जो एंटाइटलमेंट थी वो सिर्फ 12% एंटाइटलमेंट थी. इसको क्या बोलेंगे? 12% एंटाइटलमेंट. क्लियर है ना? तो रेगुलेशन 6 and I will call it situation 1. Regulation 6 situation 1, and this is regulation 6 situation 2. So either your own entitlement or 15% of the proposed buyback, whichever is higher, वो small shareholders को मिलेगा ही मिलेगा. और एंटाइटलमेंट पुरानी, मतलब पुराने आपके पास जो शेयर्स हैं अगर वो ऑलरेडी 15% से ज्यादा हैं तो आपकी एंटाइटलमेंट ही मिलेगी आपको, क्योंकि 15% से ज्यादा तो आपकी एंटाइटलमेंट वैसे ही है. अगर आपकी पुरानी एंटाइटलमेंट 15% से कम है, अगर आपकी पुरानी एंटाइटलमेंट जो है वो 15% से कम है, वेल नाउ इन दैट केस आपको इन एनी केस बायबैक का 15% तो वो इतना शेयर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा टू द स्मॉल शेयर होल्डर्स. सिंपल सिंपल है ना? नथिंग मच कॉम्प्लिकेटेड. इतना मतलब रिजर्व कर दिया जाएगा. अब उनके लिए मान लीजिए यहाँ पर वही हम करें शेल बी रिजर्व. वैसे 2,40,000 बन रहा था प्रोपोर्शनेटली एंटाइटलमेंट के हिसाब से, और 3 लाख जो भी है वो रिजर्व कर दिया जाएगा. मान लो अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स यहां पर 3 लाख शेयर लेकर आई नहीं, मैं कहता हूं वो सिर्फ 1 लाख शेयर लेकर आए, फिर क्या होगा? हमने रिजर्व तो कर दिया उनको, ऑफर तो कर दिया हमने उनको, लेकिन आए नहीं स्मॉल शेयर होल्डर्स. और यहां पर ये लोग ज्यादा आ गए, यहां पर ये 19 लाख 20 लाख आ गया. अगर हमसे ही ले लो आप सारा, तो क्या हम स्पिल ओवर कर लेंगे इधर का इधर? तो स्पिल ओवर कर लेंगे. तो लेटर ऑफ ऑफर में बता देंगे कि हमने स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए ये जो हायर वाला है 3 लाख रिजर्व कर दिया. लेकिन अगर वो 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा आते हैं तो ठीक है, फिर उनसे जो ले रहे हैं वो ले लिया जाएगा वट एवर प्रोपोर्शनेटली. और फिर उस केस में फिर बिग वालों से 17 लाख ही लेंगे. लेकिन अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स आए नहीं और यहाँ पर सिर्फ 1 लाख शेयर्स का ही वो टेंडरिंग आया है हमारे पास और बिग शेयर होल्डर्स से ज्यादा आया है, तो फिर बिग शेयर होल्डर से ले लेंगे. तो वो एंटाइटलमेंट सिर्फ उनको डिफाइन करने वाली बात है और कुछ भी नहीं. So the language is
15% of the number of securities which the company proposes to buy back, or the number of securities which they are entitled to give small shareholders as per their shareholding, whichever is higher shall be, उनके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, मतलब रिजर्व कर दिया जाएगा, और इन्फॉर्म कहाँ किया जाएगा, मेंशन इन द लेटर ऑफ ऑफर. लेकिन उसके बाद अगर वो आए नहीं तो उनकी मर्जी है. मेंशन इन द लेटर ऑफ ऑफर, और लेटर ऑफ ऑफर का फॉर्म क्या है, फॉर्म SH8. लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन करके उनको दे दिया जाएगा, बस दैट्स इट. अब वो आए ना आए उनकी मर्जी. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है. और वो स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन पढ़ना भी अभी बार बाकी है, तो वापस वहां आ जाइए. सो स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन एक बार ओपन कीजिए. अब उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलकुलेट करके बताओ कि बंदा स्मॉल शेयर होल्डर है या नहीं है. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला आ चुका है. अब स्मॉल शेयर होल्डर कौन है ये आपको मालूम है. क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ऑन रिकॉर्ड डेट उसके पास एग्रीगेट होल्डिंग ₹2 लाख है. और आपको ये बता दिया गया है, सिर्फ एग्जाम क्वेश्चन में क्या बता दिया गया कि क्लोजिंग प्राइस इज ₹400 पर शेयर. तो अब बताओ स्मॉल शेयर होल्डर्स जो हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स जो हैं वो, ये एग्जाम क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि क्लोजिंग प्राइस इज ₹400 पर शेयर. तो स्मॉल शेयर होल्डर के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए, 500 शेयर. अगर मैं कहूं कि क्लोजिंग प्राइस ₹2000 पर शेयर है, तो फिर स्मॉल शेयर होल्डर के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए, 100 शेयर. कैसे निकाल रहे हो, ₹2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. इतना ही पूछा जा रहा है. सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग ग्रेट, नथिंग ग्रेट. तो अगर ₹2000 पर शेयर है, तो इन दैट केस तो हम स्मॉल शेयर होल्डर कैसे डिसाइड करते हैं. स्मॉल शेयर होल्डर के पास नंबर ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ, नंबर ऑफ, फॉर्मूला की फॉर्म में अगर लिखना हो, नंबर ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इन हैंड्स ऑफ अ स्मॉल शेयर होल्डर. एक स्मॉल शेयर होल्डर की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है. कैसे निकालें, ₹2 लाख डिवाइडेड बाय the closing price of the share on the record date. राइट कीजिए और आपके पास आ जाता है, दैट इज कि स्मॉल शेयर होल्डर के हाथ में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं. अब इसमें से वो कितना देगा, 15% देगा या अपनी एंटाइटलमेंट देगा. एक लेवल और आगे आ जाते हैं. हाँ जी, इसमें से वो कितना देने वाला है, आपका अपने एग्जाम्पल को ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं. हमने क्या बोला था अभी, क्लोजिंग प्राइस कितना है, कितना लिया था हमने, ₹2000 पर शेयर. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, इसके बेस पे क्या निकाला हमने, 100 शेयर. ठीक है ना, इसी के बेस पर क्या निकाला, 100 शेयर. अब वो 100 शेयर में से 15% देगा या वो 12% देगा या वो 25% देगा, क्या देगा. हाँ जी, 15% तो है ही, वैसे फिक्स कर रखा है, मिनिमम 15% तो फिक्स किया ही हुआ है. या फिर ओन एंटाइटलमेंट एज पर परसेंटेज, या फिर ओन एंटाइटलमेंट परसेंटेज, दोनों में से विचएवर इज हायर.
अगर इंडिविजुअली चेक करना होगा कितने टेंडर करेगा, whichever is higher can be tendered to the company in tender offer, can be tendered to the company in the tendered offer or proportionate basis. समझ में आ रही है कहानी? तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे जा रहे हैं यहां पर। तो स्टेप नंबर 1 we have taken that presume that your market price is rupees 2000 per share. This is your step 1. This is your step 1. उसके बाद स्टेप 2 आपके पास क्या निकल कर आया, नंबर ऑफ शेयर्स आपने कैलकुलेट कर लिए, दैट इज 200 शेयर, दैट इज 100 शेयर्स। स्टेप 3 अब वो टेंडर कितने करेगा, स्टेप या इसको ऐसे बोलें स्टेप 3A एंड स्टेप 3B। तो ही विल टेंडर आइदर 15% और ही विल टेंडर हिज own percentage entitlement, दोनों में से whichever is higher will be tendered to the company। कैलकुलेट कर लो और उतना आप कंपनी को टेंडर कर सकते हो। और ओन परसेंटेज एंटाइटलमेंट कैसे पता चलती है, कंपनी लेटर ऑफ ऑफर में बताएगी वैसे तो कि आपकी परसेंटेज एंटाइटलमेंट इतनी बनती है और 15% के हिसाब से इतना बनता है, तो विच एवर इज हायर यू कैन टेंडर। नहीं, प्रपोर्शनेट बेसिस भी टेंडर करेंगे ना सब लोग, मतलब कोई कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। जब आपको बोला है 1:4 तो मतलब 4 है तो एक ही टेंडर करना है, एक से ज्यादा करना नहीं है। तो स्पिल ओवर वाला कॉन्सेप्ट आपस में रहेगा नहीं कि स्मॉल शेयर होल्डर्स का आपस में स्पिल ओवर हो जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी एंटाइटलमेंट ही टेंडर करेगा, अपनी एंटाइटलमेंट से ज्यादा टेंडर कोई करेगा ही नहीं। तो फिर किसी दूसरे का शॉर्टफॉल आपके सरप्लस में एडजस्ट नहीं होगा। जब आप सरप्लस टेंडर कर ही नहीं सकते तो किसी दूसरे का शॉर्टफॉल आपके सरप्लस में एडजस्ट हो ही नहीं सकता। LOO is not LOO, it is L.O.O, लेटर ऑफ ऑफर में जो भी मेंशन होगा। क्लियर है? 15% ऑफ 100 बोले तो ऑब्वियसली दैट इज, कैन वी से 15 शेयर्स। ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, 15 शेयर्स। और परसेंटेज एंटाइटलमेंट एज स्पेसिफाइड इन द लेटर ऑफ ऑफर, दोनों में से विच एवर इज हायर। तो ये मेहनत आपको करवाने वाले हैं वो एग्जाम हॉल में, मतलब करवा चुके हैं एक बार, दोबारा भी आ सकता है, लेकिन आस्क द क्वेश्चन अगेन। क्लियर है? और मैं तो रिकमेंड करूंगा ये जो सामने लिखा है, अगर इसको आप कहीं किसी स्लिप के ऊपर लिख रहे हैं एज पर योर कंफर्टेबल कन्वीनियंस, तो जहां स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन है उसके साथ पेस्ट कर लीजिएगा, सो दैट व्हेन यू आर स्टडिंग लेटर ऑन, तो जब स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके साथ ही आ जाएगा। और स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन जहां आपकी बुक में दी हुई है उसके साथ लिख लेना रेफर रेगुलेशन, व्हाट, रेगुलेशन 6, तो इसके साथ मेंशन कर लेना रेफर, क्योंकि ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन 6 के लिए तो पढ़ रहे हैं सब कुछ। रेफर रेगुलेशन 6 यहां पर लिख लो डेफिनेशन के साथ, रेफर रेगुलेशन 6 ऑल्सो।
गॉट दैट। तो जो कंपनीज एक्ट में पढ़ा था आपने बायबैक, उसमें कुछ एड ऑन्स तो हैं, कुछ ऐसा तो है जो कंपनी लॉ में लॉ मेकर ने नहीं बताया, सेबी बता रहा है, कुछ अलग नॉर्म्स सेट किए हैं सेबी ने। इसके आगे अगर मैं बात करूं, तो अब प्रोसीजर और प्रोसीजर के ऊपर फोकस हो जाता है रेगुलेशन 7 ऑनवर्ड्स। और प्रोसीजर के लिए मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था लास्ट क्लास में। तो मुझे लगता है कि प्रोसीजर यहां से पढ़ने के बजाय हम सिर्फ फ्लो चार्ट ही कर लेना बहुत है एग्जाम के लिए। अगर आप यहां से वर्ड टू वर्ड नहीं भी पढ़ोगे तो बहुत है, दैट इज सफिशिएंट। अगर आपसे स्ट्रेट अवे प्रोसीजर ही पूछते हैं एग्जाम में, तो आप उसी फ्लो चार्ट को अपने वर्डिंग्स में स्टेप बाय स्टेप लिख कर आ जाओगे, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पर अगर आप रेगुलेशन 7 से लेकर रेगुलेशन फिलहाल से 11 तक जा रहे हैं, वो लंबी चौड़ी कहानियां कोई नहीं पूछ रहा एग्जाम में लिखने के लिए। और जो मैंने आपको दिया है वो भी कम नहीं है ना, वो भी अपने आप में, वो जो याद है वो चार्ट देखा था ना आपने लास्ट क्लास में जाते जाते, बायबैक थ्रू द टेंडर ऑफर। तो एक्चुअली तो मतलब बायबैक थ्रू द टेंडर ऑफर का चार्ट भी अगर चार्ट बनाना हो तो यही चार्ट है, ये कंप्लीट चार्ट है। दिस इज बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर। ये समझ में आ रहा है शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है? तो रास्ता ढूंढो है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ, तो कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है और बस ऐसे ही जा रहा है घूमकर। अब नीचे जाने की स्पेस नहीं थी तो इसलिए घूमकर ऊपर चला गया। दैट इज हाउ इट इज। हाँ, तो अगर इतना भी लिखा हो गया आप बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, तो मैं कहूंगा पढ़ने वाला कंफर्टेबल हो जाएगा कि भाई आपने पूरा लिख दिया। और आज तक तो वैसे आया भी नहीं है। और सेम टू सेम चार्ट कॉपी पेस्ट इज बायबैक ऑफ ऑड लॉट्स, सेम टू सेम चार्ट, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। तो बायबैक ऑफ टेंडर ऑफर आ जाए, थ्रू टेंडर ऑफर आ जाए, या बायबैक फॉर ऑड लॉट आ जाए। और बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर का दूसरा नाम क्या है? बायबैक ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। मतलब बायबैक ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस एंड बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर तो एक ही बात है, एक ही चीज को दो टाइटल दिए गए हैं। दैट इज हाउ इट इज। और इसी चार्ट को मैंने आपके लिए दो अलग अलग स्क्रीन पे ब्रेकअप किया था कि डिस्कशन हो पाए, और उसमें हम अपने एड ऑन्स भी और करना चाहें तो कर सकें। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर। और एक चार्ट और इसके आगे आपको दिखाऊंगा जो एग्जाम में आ चुका है। अब कौन सा वाला चार्ट एग्जाम में आएगा पता नहीं ना ये हमें। ये एस्क्रो अकाउंट भी एग्जाम में आ चुका है, और एस्क्रो अकाउंट तो आपने टेक ओवर कोड के लिए भी पढ़ा था। यहाँ अलग है, 100 करोड़ के तक 25%, 100 करोड़ के ऊपर 10%। टेक ओवर कोड में क्या पढ़ा था? 500 करोड़ तक 25%, 500 करोड़ के ऊपर 10%। तो यहां पर बायबैक में क्या है? 100 करोड़ तक 25%, 100 करोड़ के ऊपर 10%। ये आपको एस्क्रो अकाउंट क्रिएट करना है। ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट कि इतना एस्क्रो ओपन करना होता है बायबैक करते हुए। या एक बार पढ़ ही लो, अब सामने है तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है, तो एक बार पढ़ लो एस्क्रो अकाउंट। और ये कौन ओपन करेगा? कंपनी जो बायबैक कर रही है, कंपनी खुद ओपन करेगी अब एस्क्रो अकाउंट। यहां तो कोई एक्वायरर तो है नहीं, और कोई प्रमोटर्स खुद ले भी नहीं रहे हैं। तो बायबैक कौन कर रहा है? कंपनी खुद कर रही है, तो कंपनी ओपन करेगी अपना एस्क्रो अकाउंट। तो अगर मान लो प्रिज्यूम कि आपका ऑफर साइज 800 करोड़ है, तो मिनिमम 25% फॉर फर्स्ट 100 करोड़, दैट इज मिनिमम 25 करोड़। और 100 करोड़ के ऊपर जितना भी है, मिनिमम 10% अबव 100 करोड़। तो 700 करोड़ जो सरप्लस है उसका 10% मतलब 70 करोड़। तो हेंस द टोटल मिनिमम एस्क्रो रिक्वायरमेंट इज 95 करोड़। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या ज्यादा ओपन कर सकते हैं? ज्यादा तो कर सकते हैं, दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। और ये ओपन कब करना होता है एस्क्रो अकाउंट? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ बायबैक ऑफर। जिस दिन आप बायबैक ऑफर ओपन कर रहे हैं उस दिन या उससे एक दिन पहले कभी भी आप ओपन कर सकते हैं, यू कैन। तो टाइमिंग थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। टेक ओवर कोड में हम बोलते थे वो डीपीएस से पहले, याद है? डीपीएस से 2 दिन पहले, 2 वर्किंग डेज बिफोर डीपीएस। यहाँ करें जिस दिन आपका बायबैक ऑफर ओपन हो रहा है उस दिन ओपन कर लो, या उससे एक दिन पहले ओपन कर लो, चलेगा। तो टाइमिंग थोड़ा सा अलग हटके है यहाँ पर, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। और ये मिनिमम है, ज्यादा ओपन करना चाहे तो
कर सकते हैं. So it depends upon, once again I repeat that, for initial 100 crore rupees minimum 25%, और जो सरप्लस है ऊपर से उसके लिए मिनिमम 10%. अगर आपका बायबैक ऑफर ही ओनली रुपीज 80 करोड़ है तो, अगर आपका बायबैक ऑफर इज ओनली रुपीज 80 करोड़ तो उसका 25%, फिर तो आप 100 करोड़ के ऊपर तो जा ही नहीं रहे हो. तो अगर आपका है ही सिर्फ 80 करोड़ तो 25% ऑफ 80 करोड़ इज 20 करोड़, और आप इसको 10% वाले को भूल जाओ. गेटिंग दैट? अगर आपका बायबैक ऑफर 100 करोड़ के अंदर अंदर है, सिंपल है ना, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दैट. और जो मैं आपको दिखाने जा रहा था, वेल ये एस्क्रो अकाउंट ओपन, अब आपको ये भी याद होगा एस्क्रो अकाउंट ओपन करने के 3 तरीके होते हैं, या तो कैश डिपॉजिट करते हैं, या तो बैंक गारंटी, या तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज. यहाँ पर उसको सभी कहता है एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी. तो ये वही बायबैक अपना वो टेक ओवर वाला ही चार्ट है. टेक ओवर में सेम चार्ट था, लेकिन इसमें से मालूम है एग्जाम में कितना पूछा है. सिर्फ ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है. ये नीचे वाला पार्ट जो है ना, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा, लेकिन आपको बिना पढ़े ऑलरेडी मालूम है, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम सेबी टेक ओवर कोड. तो सेबी टेक ओवर कोड वाला ही चार्ट है, कॉपी और पेस्ट है, नथिंग एल्स. लेकिन एग्जाम में सिर्फ कितना पूछते हैं बताइए, व्हाट आर द 3 ऑल्टरनेटिव मेथड्स, और वो मेथड आपको मालूम है. वेल और कैश अकाउंट ये 0% इंटरेस्ट पे होगा या इंटरेस्ट बियरिंग होगा? इंटरेस्ट बियरिंग होगा. कैश डिपॉजिट विल बी इंटरेस्ट बियरिंग, और या तो बैंक गारंटी या तो वेल मार्केटेबल सिक्योरिटीज विद द एप्रोप्रिएट मार्जिन. तो ये नीचे वाला पार्ट जो है एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा. पूछ लें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और पूछ भी लेंगे तो आता तो आपको ऑलरेडी है. अब ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है. टाइटल क्या है ऊपर? बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ये एग्जाम में ऑलरेडी 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है. 6 मार्क्स आई थिंक इट केम इन द एग्जाम की व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. और इसके लिए तो वही है कि स्टॉक एक्सचेंज में गए और जिस दिन जब मन किया तब खरीदा, और बीच में आप देखोगे कोई कोई दिन जीरो भी हो जाता है. यहाँ पर वो आप देखेंगे किसी दिन, वो जब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे हम बात करेंगे, किसी दिन 2 लाख शेयर खरीदे, किसी दिन 5 लाख खरीदे, किसी दिन 1 लाख, किसी दिन 0, किसी दिन 50,000. तो कंपनी देखती है मार्केट में जब शेयर का रेट गिरा हुआ है तो उस वक्त वेल मार्केट में जाओ और शेयर्स खरीद लो. जब चढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा और बायबैक ऑफर प्राइस से भी ज्यादा चल रहा है मार्केट प्राइस, तब तो खरीदेंगे ही नहीं. इफ दैट इज मोर देन आई विल से फिर एक प्रोसीजर जो आप और पढ़ोगे, दैट इज लास्ट प्रोसीजर, बायबैक थ्रू द रिवर्स बुक बिल्डिंग. तो ये सारे फ्लो चार्ट्स एक के बाद एक करने ही. अब कौन सा वाला चार्ट एग्जाम में आएगा ये नहीं पता, इनमें से कोई भी एक आ सकता है. एनीवन कैन कम इन द एग्जाम. सो हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं. सबसे पहला द फर्स्ट वन ओवर हियर, दैट इज बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर. और अब ध्यान से पढ़िएगा. सो वी से बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, जो अभी आप शुरू किया आपने रेगुलेशन 6 से लेकर कहां तक जा रहा है? रेगुलेशन 6 टू रेगुलेशन 11. Regulation 6 to Regulation 11 deals with tender offer. Anji, so step number 1, and we say the date of passing the special resolution or the date of passing the board resolution as the case may be. और जब आप SR पास करेंगे तो within 7 days inform SEBI and स्टॉक एक्सचेंज. अगर एसआर पास कर रहे हैं बड़ा वाला बायबैक, और अगर आप छोटा बायबैक कर रहे हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, देन इन्फॉर्म देम विद इन 2 वर्किंग डेज. ऊपर 7 डेज था और ये 2 वर्किंग डेज है, याद है? ये तो रेगुलेशन 5 में था. कहाँ लिखा था? रेगुलेशन 5 में लिखा हुआ था इन्फॉर्म द सेबी. देन वी से वेल अब आपने एसआर पास कर लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, उसके बाद विद इन 2 वर्किंग डेज कंपनी शेल गिव पीए बोले तो पब्लिक अनाउंसमेंट इन 3 न्यूज़पेपर्स. अब ये वाला पब्लिक अनाउंसमेंट स्टॉक एक्सचेंज को नहीं दे रहे आप. ये वाला पब्लिक वेल टेक ओवर कोड में तो पब्लिक अनाउंसमेंट आप स्टॉक एक्सचेंज को देते थे और फिर डीपीएस न्यूज़पेपर में जाता था. यहां पर क्या हो रहा है?
सीधा पीए न्यूज़पेपर में जा रहा है, पब्लिक अनाउंसमेंट ही न्यूज़पेपर में जा रहा है। तो कंपनी शेल गिव पब्लिक अनाउंसमेंट इन 3 न्यूज़पेपर्स, 1 इंग्लिश, 1 हिंदी, 1 वर्नाकुलर, दैट इज देयर। देन पीए शेल कंटेन द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का पर्पस आपको मालूम है, लिस्ट ऑफ मेंबर्स फाइनलाइज करनी है रिकॉर्ड डेट वाले दिन शाम को, जो टेंडर करेंगे अपने शेयर्स टेंडरिंग पीरियड में। तो पीए शेल कंटेन द रिकॉर्ड डेट एंड हम कह रहे हैं जिस दिन आपने न्यूज़पेपर में पीए दिया, सेम डे मर्चेंट, एमबी का मतलब मर्चेंट बैंकर हायर्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने जिस मर्चेंट बैंकर को हायर किया, द मर्चेंट बैंकर शेल फाइल द कॉपी ऑफ पीए टू सेबी ऑल्सो। तो सुबह 7 बजे न्यूज़पेपर में आ गया और सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, मॉर्निंग 10 o'clock सेबी के ऑफिस में फाइल कर दो, दैट्स इट। उसके बाद विद इन 5 वर्किंग डेज में द मर्चेंट बैंकर, द कंपनी शेल फाइल द ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर टू सेबी। ये लेटर ऑफ ऑफर फाइनली किसके पास जाएगा? शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। फाइनली तो किसको दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, ताकि वो लेटर ऑफ ऑफर के बेस पे अपने शेयर्स टेंडर करेंगे ना। अल्टीमेटली तो किसको देना है लास्ट में? शेयर होल्डर्स को ही देना है कंपनी ने। लेकिन पहले तो ड्राफ्ट किसके पास जा रहा है? सेबी के पास। और सेबी पढ़ेगा कि बीच में कहीं कुछ झूठ तो नहीं लिखा, कुछ फ्रॉड तो नहीं है। तो ड्राफ्ट लेटर ऑफर टू सेबी अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का फॉर्म SH9, द फॉर्म SH9, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। और साथ में क्या दे रहे हैं? फीस। अब फीस कितनी दे रहे हैं? 0.5% ऑफ ऑफर साइज, बट मिनिमम ₹5 लाख। मिनिमम फीस इज ₹5 लाख। ओवर देयर ये कम से कम है। सो जस्ट अ सेक, let me confirm to the people in the app live, am I visible and audible? There was a small glitch over here. Yes, thank you. Then I'll say to fees, whatever fees is there, and let us say 0.5% of offer size or minimum ₹5 लाख। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, आगे अब 2 बातें हो सकती हैं। हो सकता है सेबी कोई क्लैरिफिकेशन मांगे और हो सकता है सेबी कोई क्लैरिफिकेशन ना मांगे लेटर ऑफ ऑफर पढ़ने के बाद। अगर सेबी कोई क्लैरिफिकेशन मांगता है लेटर ऑफ ऑफर पढ़ने के बाद, तो सेबी, वी आर सेइंग सेबी में सीक क्लैरिफिकेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर। और उसके नीचे लिखा है ASAP, दैट इज एज सुन एज पॉसिबल, मर्चेंट बैंकर विल गिव द सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई टू सेबी। और उसके बाद अगले 7 दिन में, विद इन नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज, सेबी मे प्रोवाइड इट्स कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। सेबी पहले मर्चेंट बैंकर से क्लैरिफिकेशन मांगा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अगले 7 दिन में सेबी ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर के ऊपर अपने कमेंट्स दे रहा है। सेबी में गिव कमेंट्स, सेबी मे नॉट। अगर सेबी कमेंट्स देता है तो, वेल, इफ सेबी स्पेसिफाइज एनी चेंजेस इन लेटर ऑफ ऑफर, देन द कंपनी मर्चेंट बैंकर शेल मेक द चेंजेस फ्रॉम बिफोर द डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। अगर सेबी ने अपने कमेंट्स में कोई चेंजेस बताए हैं तो चेंजेस कीजिए लेटर ऑफ ऑफर के अंदर, और फिर उसको प्रिंट करवाइए, और प्रिंट करवा लेंगे तो वो आपका फाइनल लेटर ऑफ ऑफर बन जाएगा। सेबी को जो दिया था वो तो ड्राफ्ट था, सेबी ने जो चेंजेस करवाए आपने कर लिए, प्रिंट करवा लिए, नाउ दैट इज योर फाइनल लेटर ऑफ ऑफर। लेकिन अब कहानी में जो ट्विस्ट है, ये जो बीच में और लिखा है, और का मतलब ये है कि सेबी ने आपसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी, आपको सेबी को कोई रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों खत्म हो गए। और आपने सेबी के पास फाइल किया था ड्राफ्ट लेटर ऑफर, और उसके बाद सेबी ने सीधा उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे दिए हैं विद इन 7 वर्किंग डेज। बात समझ में आ रही? गेटिंग दिस? तो ये डायरेक्ट एरो ऊपर से नीचे यहां आ रहा है, बात समझ में आ रही है? गेटिंग दिस? तो और इसलिए बीच में यहां पर और लिखा है, इसलिए और लिखा है। गेटिंग दैट? कि अगर सेबी ने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी, तो हमें देने की जरूरत भी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो उस केस में सेबी डायरेक्टली अपने कमेंट्स दे रहा है, चेंजेस बता रहा है, और हम वो चेंजेस कर लेंगे। और अगर सेबी क्लैरिफिकेशन मांगता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो पहले हम वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देंगे, और सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई देने के बाद उसके बाद विद इन 7 वर्किंग डेज सेबी अपने कमेंट्स देगा, उसके बाद फिर हम चेंजेस करेंगे। सिंपल है ना? तो ये और का इम्पैक्ट समझ में आया बीच में? ये हो सकता है कि सेबी कोई क्लैरिफिकेशन
ना मांगे, हमें कोई रिप्लाई देने की जरूरत ना पड़े, तो डायरेक्टली सेबी की तरफ से मॉडिफिकेशन सजेस्ट हो गई, हमने कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप। जिस दिन वो सेबी की तरफ से कमेंट्स आए हैं ना, जिस दिन सेबी की तरफ से कमेंट्स आए हैं कि चेंजेस कर लो, उसके बाद विद इन 5 वर्किंग डेज हमें वो चेंजेस कर भी लेने हैं, प्रिंटिंग भी करवा लेनी है, और विद इन 5 वर्किंग डेज कंपनी को डिस्पैच करना है क्या, फाइनल लेटर ऑफ ऑफर एंड प्लस टेंडर फॉर्म टू होम, टू द सिक्योरिटी होल्डर्स, इट मे बी डिस्पैच थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ईमेल। तो ये सारा काम कितने टाइम में हो जाना चाहिए, 5 वर्किंग डेज में। क्या क्या मतलब हम क्या बोल रहे हैं, सेबी से कमेंट्स आने के बाद क्या क्या करना है आपको, मॉडिफिकेशन भी करना है, प्रिंट भी करवाना है, और डिस्पैच भी करना है। और 2 चीजें डिस्पैच करनी है। कौन सी 2 चीजें डिस्पैच करनी है, एक तो फाइनल लेटर ऑफ ऑफर और दूसरा टेंडर फॉर्म, जिसके थ्रू वो अपने शेयर्स टेंडर करेंगे, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, गेटिंग दैट। और सबको मेल हो जाएगी, मतलब अगर आप चाहो तो फिजिकली डिस्पैच कर दो, और चाहो तो ईमेल कर दो, पीडीएफ फाइल भेज दो, वो अपने आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। गॉट दैट सिंपल, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो नथिंग मच कॉम्प्लिकेटेड ओवर हियर। और बस इतना याद रखिएगा कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का फॉर्म नंबर क्या है, फॉर्म नंबर इज SH9। ऊपर जो आप पढ़ रहे थे दैट वाज रेगुलेशन 5, जो आप ऊपर पढ़ रहे थे। ये सेबी को इंटीमेशन जा रही है विद इन 7 days और 2 working days as the case may be. Got that so far? This is how it is. Then we can move on further. अब हम कहां तक पहुंच गए हैं, लेटर ऑफ ऑफर हमने डिस्पैच कर दिया, भेज दिया। अभी तक एस्क्रो अकाउंट ओपन नहीं किया। अभी तक एस्क्रो अकाउंट कब ओपन करेंगे, जिस दिन टेंडरिंग पीरियड आपका ओपन होना है उस दिन, या उससे एक दिन पहले एस्क्रो अकाउंट ओपन करेंगे। अभी तक एस्क्रो अकाउंट ओपन नहीं हुआ है हमारा, अभी तक एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए हमारे। अब उसी चार्ट का पार्ट 2 आ गया आपके पास, कंपनी शेल डिस्पैच। ये रिपीट हो रहा है, कंपनी शेल डिस्पैच द लेटर ऑफ ऑफर एंड द टेंडर फॉर्म टू द सिक्योरिटी होल्डर्स, इट में बी डिस्पैच थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये वो कनेक्टिविटी के चक्कर में मैंने वो रिपीट कर लिया, वहां से यहाँ रेपिटेशन है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद कंपनी शेल ओपन द एस्क्रो अकाउंट एंड विद इन हाउ मच टाइम, विद इन 5 वर्किंग डेज। विद इन 5 वर्किंग डेज कंपनी को, सॉरी ये इट्स नॉट एस्क्रो अकाउंट बट रादर वी आर सेइंग जिस दिन कंपनी ने फाइनल लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच किया है, उसके बाद 5 वर्किंग डेज में ओपनिंग ऑफ ऑफर है। ओपनिंग ऑफ ऑफरिंग मतलब वही टेंडर पीरियड, इसको क्या टेंडरिंग पीरियड बोल सकता हूं। दिस इज योर टेंडरिंग पीरियड। टेंडरिंग पीरियड क्यों कह रहे हैं, इन दोनों में शेयर होल्डर्स आकर अपने शेयर्स टेंडर करेंगे। तो ओपन ऑफ ऑफर का मतलब, ओपनिंग ऑफ ऑफर का मतलब ओपनिंग ऑफ टेंडरिंग पीरियड, एंड क्लोजिंग ऑफ ऑफर का मतलब क्लोजिंग ऑफ टेंडरिंग पीरियड। इन दिनों में वो मेंबर्स आते रहेंगे और जिसको अपने जितने जितने शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे टेंडर करने हैं वो टेंडर करेगा। सो देन वी आर सेइंग, और जिस दिन आपका ऑफर ओपन हो रहा है उस दिन सेम डे या उससे एक दिन पहले द कंपनी शेल ओपन द escrow account either on the same day or maybe 1 day before the opening of the tendering period or the offer period. Then we are saying अब टेंडरिंग पीरियड आपका कितने दिन ओपन रहना चाहिए, मिनिमम 10 वर्किंग डेज टेंडरिंग पीरियड ओपन रहना चाहिए। तो टेंडरिंग पीरियड ओपन कितने दिनों में करना था, लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करने के बाद 5 दिन में ओपन करना था, और आपने ओपन कर लिया 5 वर्किंग डेज में, तो उसके बाद 10 वर्किंग डेज तो ओपन रहेगा। और इन 10 वर्किंग डेज में वो शेयर होल्डर्स आते रहेंगे, अपने शेयर्स टेंडर करते रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम कह रहे हैं, साथ साथ कंपनी शेल एक्सटिंग्विश द सिक्योरिटीज एक्सेप्टेड बाय इट इन द प्रेजेंस ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड ऑडिटर। ये छोटा छोटा ऑडिटर लिखा है यहाँ पर, छोटा सा, तो मर्चेंट बैंकर एंड द ऑडिटर, उनकी प्रेजेंस में सिक्योरिटीज जो एक्सेप्ट होती जाएंगी उनको साथ साथ एक्सटिंग्विश करते जाएंगे। और हम इंतजार नहीं कर रहे कि हमारा बायबैक ऑफर क्लोज होगा उसके बाद एक्सटिंग्विश करेंगे, ऐसी कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी सिक्योरिटीज आती जा रही है हम साथ साथ वेरीफाई करते रहेंगे कि जेन्युइन है, और साथ साथ एक्सटिंग्विश भी करते रहेंगे, साथ साथ एक्सटिंग्विशमेंट वाला काम भी साथ साथ चलता रहेगा, विल कॉन्टिन्यूसली गो ऑन। और ये कितने टाइम में कीजिए, हम कह रहे हैं जिस दिन, यहाँ पर डॉट्स लगाकर बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जिस दिन
जो सिक्योरिटीज टेंडर हुई हैं उस दिन से 15 दिन का टाइम शुरू होता है। सेबी ने क्या टाइम सेट किया हुआ है, जिस तारीख पे जो सिक्योरिटीज टेंडर हुई हैं उसके बाद 15 दिन में एक्सटिंग्विश हो जानी चाहिए, और आप हर दिन से 15 दिन की काउंटिंग अलग अलग शुरू करेंगे। फर्स्ट डे प्लस 15 डेज, फर्स्ट डे जो टेंडर हुई हैं 15 डेज, सेकेंड डेज जो टेंडर हुई हैं प्लस 15 डेज, थर्ड डे जो टेंडर हुई हैं प्लस 15 डेज। समझ में आ रहा है? गेटिंग दैट? तो हर बार आप फ्रेश काउंटिंग करेंगे 15 डेज की फ्रॉम ईच डे। तो दैट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। देन वी आर सेइंग फाइनली आपका ऑफर क्लोज हो गया और जितना टेंडर होकर आना था वो आ गया। जितना टेंडर होकर आना था वो आ गया। एंड देन वी आर सेइंग उसके बाद विद इन मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज। अब आपके पास कितना टाइम है? ऑफर क्लोज होने के बाद 7 वर्किंग डेज में बहुत सारे काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे काम, अब कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर वर्कलोड है, और कंपनी सेक्रेटरी प्लस मर्चेंट बैंकर, बहुत सारे काम क्या करने हैं? एक्सटिंग्विशमेंट वाला काम सारा खत्म कर लेना है। एक्सटिंग्विश ऑल द सिक्योरिटीज विच आर बॉट बैक विद इन मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज। बीच में सैटरडे संडे भी डाल दो आप एक, तो 9 डेज हो गया। ऊपर 15 डेज था, 15 वर्किंग डेज नहीं था, और यहाँ पर 7 वर्किंग डेज है। सैटरडे संडे डाल दोगे तो 9 डेज हो जाएगा। बट 9 डेज कहां से ले रहे हो? फ्रॉम द क्लोजिंग डेट, वहां से। और ये वाले जो ऊपर 15 डेज आपको दिख रहे हैं, क्या ये 15 डेज इस 9 डेज के अंदर अंदर खत्म होने चाहिए, निपटने चाहिए? तो जो सबसे पहले वाले, मतलब आप कैसे भी करो आपको निपटाना ही है 9 डेज के अंदर। देखो जो सबसे पहले वाला था वो तो निपट जाएगा। कैसे निपट जाएगा? 10 वर्किंग डेज है तो बीच में 2 बार सैटरडे संडे आएगा। 10 वर्किंग डेज में 2 बार सैटरडे संडे तो बीच में आएगा, और 14 डेज तो ये हो गए, और इधर 7 वर्किंग डेज है तो 9 डेज ये हो गए। तो 14 प्लस 9 23 डेज बन रहे हैं। तो जिसने पहले दिन ही टेंडर कर दिए थे, पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, 8वें दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 8th डे तो 8 प्लस 15 इज ऑल्सो 23, 8वें दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद जो आ रहे हैं उनके लिए टाइम शॉर्ट होता जाएगा। फिर आप ये मानकर चलो आपके पास 15 दिन भी नहीं बच रहे, आपके पास टाइम शॉर्ट होता रहेगा, क्योंकि सेबी ने बोला फाइनली निपटाना है सारा काम। कितने टाइम में? 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर। बात समझ में आ रही है मेरी? जिन्होंने यहाँ पर पहले 8 दिन में टेंडर किए हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने, कैलकुलेशन समझ में आ रही है? और शैल आई रिपीट? आ रही है समझ में? जिन्होंने, क्योंकि टोटल इज 10 वर्किंग डेज, दैट इज 14 डेज, और 7 वर्किंग डेज इज 9 डेज, 14 प्लस 9 इज 23 डेज। और इस 23 में हम कह रहे हैं, वैसे भी आपको बोला गया कि जिस दिन जो टेंडर होकर आता है 15 दिन में डिस्ट्रॉय करना मैंडेटरी है। पहले 8 दिन में जो टेंडर होकर आएंगे, 8th डे भी जो टेंडर होकर आएगा 8 प्लस 15 तो 23, तो वो इस 7 वर्किंग डेज की जो आखिरी लक्ष्मण रेखा है वहां तक पहुंच जाएगा। जो 9th डे टेंडर होकर आया है यहाँ पर, जो 10th डे टेंडर होकर आया है यहाँ पर, तो फिर वो तो एक दिन, ये 7 वर्किंग डेज से भी आगे जा रहा है मामला। लेकिन सभी कहता नहीं, आगे जाना ही नहीं है, आगे जाना ही नहीं है। 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको सारा निपटाना ही निपटाना है, खत्म करना ही करना है। गेटिंग द पॉइंट? तो वो 15 डेज हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा आपको। बात समझ में आ रही है ना? गेटिंग दैट? तो एक्सटिंग्विश ऑल द सिक्योरिटीज विच आर बॉट बैक, और प्लस साथ साथ क्या करना है, इन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर 7 वर्किंग डेज में कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑफर्स विच आर रिसीव्ड। रादर मैं कहूंगा पहले तो वेरिफिकेशन करेंगे, एक्सटिंग्विशमेंट तो बाद में करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है। एक्चुअली पहले तो वेरिफिकेशन होगा, एक्सटिंग्विशमेंट उसके बाद होगा। फिर हम कह रहे हैं जो सिक्योरिटीज बच गई हैं, जो वापस करने वाली है, वो वापस भी आपको 7 वर्किंग डेज में ही करनी है। जो किसी ने ज्यादा टेंडर कर दी तो उसको जो वापस कर रहे हैं वो भी 7 वर्किंग डेज में। और जो कंसिडरेशन पे होनी है फुल एंड फाइनल, वो भी यहाँ पर 7 वर्किंग डेज में सबकी पेमेंट कर देनी है, पे द कंसिडरेशन। और ये चारों काम हो जाने चाहिए। ये चारों काम कितने टाइम में? विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ टेंडरिंग पीरियड और क्लोजर ऑफ ऑफर। 7 दिन में सारे काम होने चाहिए। अब पेमेंट को लेकर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। जैसे टेक ओवर कोड में पढ़ा था, एस्क्रो अकाउंट में से पहले 90% शिफ्ट कर रहे थे, याद है? याद आ रहा है? एस्क्रो अकाउंट से 90% स्पेशल एस्क्रो में शिफ्ट करो, और फिर वहां से फिर पेमेंट होगी। तो वैसा सा यहां पर भी है, एस्क्रो से पहले स्पेशल एस्क्रो में शिफ्ट करो। और कितना ट्रांसफर करवा रहे हैं? कंपनी शेल ट्रांसफर 90% एस्क्रो इन द स्पेशल एस्क्रो, और यहां से पेमेंट जाएगी। तो एस्क्रो से पेमेंट नहीं जाएगी,
ये पता नहीं ड्रामा क्यों बना रखा है इन्होंने। पहले एस्क्रो से स्पेशल एस्क्रो में शिफ्ट करो और कितना शिफ्ट करना है 90%, और 10% वो अपने पास रिटेन कर रहा है मर्चेंट बैंकर, ताकि अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो वेल फाइन पेनल्टी लेना है, कुछ प्रेशर क्रिएट, साइकोलॉजिकल प्रेशर। और वो वाला 10% अगर कोई डिफॉल्ट नहीं होता तो वापस रिफंड होगा कंपनी को। यहाँ तो कोई एक्वायरर तो है नहीं यहाँ पर, तो 90% ट्रांसफर कर रहे हैं स्पेशल एस्क्रो में और कह रहे हैं जी कहानी इतने में खत्म नहीं होती है, ऑल्सो डिपॉजिट द बैलेंस अमाउंट फॉर पेमेंट टू कंसर्न्ड शेयर होल्डर्स। बैलेंस अमाउंट और जमा करवाओ। अब जो आपने एग्जाम्पल लिया था एस्क्रो का, हमारा टोटल ऑफर हमने कितना लिया था 800 करोड़। टोटल ऑफर कितना लिया था 800 करोड़। उसके हिसाब से हमने एस्क्रो कितना बनाया था, हाँ जी 95 करोड़। चलो मैं कहता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल और आसान कर लेते हैं। मान लो कि आपका टोटल ऑफर के हिसाब से जो बन रहा है आपका टोटल ऑफर इज 100 करोड़। टोटल ऑफर इज 100 करोड़। तो एस्क्रो कितना होगा अभी आपका, एस्क्रो कितना होगा 25 करोड़। सिंपल है। तो आपने एस्क्रो अकाउंट में यहां पर कितने जमा करवा दिए, 25 करोड़ रुपए जमा करवा दिया आपने यहां पर एस्क्रो अकाउंट के अंदर। अब इस 25 करोड़ में से आपको कितना ट्रांसफर करना है यहां पर, हाँ जी कितना ट्रांसफर करना है 90% ऑफ एस्क्रो विल बी ट्रांसफर। तो कितना आ गया 22.5 करोड़ ट्रांसफर हो गया। 22.5 करोड़ ट्रांसफर होकर आ गया स्पेशल एस्क्रो में। लेकिन आपको पेमेंट करनी है 100 करोड़ और आपका टोटल ऑफर मतलब जितने टेंडरिंग मांगी थी आ गया, पेमेंट तो 100 करोड़ करनी है। अभी इसमें बैलेंस और कितना जमा कराओगे आप ताकि 100 करोड़ पूरा हो जाए, बैलेंस और कितना जमा कराओगे, हाँ जी 77.5 करोड़ और जमा करवाओगे तो आपके 100 करोड़ पूरे हो गए। फिर इसमें से आप करोगे 100 करोड़ की पेमेंट। कहानी समझ में आ रही है। और आपका रोक के कितना रखा है 2.5 करोड़ रोका हुआ है, ज्यादा नहीं रोका, सिर्फ 2.5 करोड़ रोका हुआ है। 100 करोड़ की गेम में 2.5 करोड़ रोक भी लिया फॉर द टाइमिंग, नॉट अ बिग डील। वो 2.5 करोड़ मिल जाएगा आपका, कब मिलेगा, सारी पेमेंट ऑब्लिगेशंस पूरी कर लो, प्रोसेस पूरा कर लो, 2.5 करोड़ आपका रिफंड आ जाएगा। सिंपल है। एंड देन वी आर सेइंग ये चारों काम खत्म करने के बाद सारी पेमेंट्स हो गई, एक्सटिंग्विशमेंट हो गया, सब हो गया। अब लास्ट में आ जाइए रिपोर्टिंग। हाँ जी विद इन 7 days एक्सटिंग्विश होने के बाद विद इन 7 days कंपनी शेल फाइल कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू सेबी एंड दैट इज सर्टिफाइड बाय आरटीए, कार्वी, के फिनटेक, लिंक्डइन टाइम जो भी है, ऑल्सो सर्टिफाइड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर and by 2 directors, one of whom shall be managing director, one of whom shall be MD। तो कंपनी को ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है, सीसी बोले तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है सेबी को। और कंप्लायंस सर्टिफिकेट शब्दों से समझ में आ रहा है क्या बोलते होंगे कंप्लायंस सर्टिफिकेट में, लीगल कंप्लायंस 100% हो गया एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सेबी रेगुलेशंस, दोनों कंप्लाई हो गए। जितने भी एप्लीकेबल लॉस थे सारे कंप्लाई हो गए। साइन कौन कौन कर रहा है, कंपनी के 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ हुम शैल बी एमडी प्लस 1 डायरेक्टर, आरटीए और स्टैट्यूटरी ऑडिटर। दुख नहीं हो रहा कुछ यहाँ पर, कंपनी सेक्रेटरी के साइन नहीं दिख रहे हैं। सेबी रेगुलेशन सिलेबस में हमारे हैं, पढ़ हम रहे हैं, साइन स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर रहे हैं। और लीगल कंप्लायंस का साइन स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्यों करेगा भाई, कोई यहाँ पर कोई वो मैथमेटिकल फिगर्स की और कैलकुलेशंस की बात थोड़ी ना हो रही है, यहाँ तो क्या बात हो रही है, लीगल कंप्लायंस पूरा हो गया। तो लीगल कंप्लायंस का सिग्नेचर तो कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी करेगा या प्रैक्टिसिंग सीएस से करवाओ, सेक्रेटेरियल ऑडिटर से करवाओ। हु द हेल इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू साइन कि लीगल कंप्लायंस पूरा हो गया है। अब पता नहीं मतलब सेबी कैसे लिख देता है। और होता क्या प्रैक्टिकली, आईसीएआई इंस्टीट्यूट वो रिप्रेजेंटेशन भेजता है सेबी में, जो आप नई रेगुलेशन बना रहे हो सब ठीक है, कुछ चेंज करना ही नहीं है, बस हमारी जगह बना दो बीच में कहीं पर हमारे साइन। और हमारा आईसीएसआई इंस्टीट्यूट जो है, हमारी जो सेंट्रल काउंसिल है, वो रिप्रेजेंटेशन भेजना भूल जाती है।
कि हमारी जगह बना दो बीच में हमारे सिग्नेचर की। तो कसूर कहीं ना कहीं किसका होता है? हमारी अपनी सेंट्रल काउंसिल जो है ICSI की, उसने रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी 2018 में, तो कसूर उनका था। जब 2018 में ये रेगुलेशन बनाई गई तो हमारे ICSI इंस्टीट्यूट से रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए थी, फोर्स क्रिएट होनी चाहिए थी कि सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सिग्नेचर चाहिए, लीगल कंप्लायंस है, दैट इज देयर। देन द कंपनी शेल फर्निश द पर्टिकुलर्स ऑफ द डिस्ट्रॉयड सर्टिफिकेट्स टू स्टॉक एक्सचेंज। वो तो खैर स्टॉक एक्सचेंज को चला ही जाएगा, बता देंगे कि हमने कौन से सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए या डीमैट फॉर्म में जो भी शेयर्स थे वो एक्सटिंग्विश कर दिए। एंड वन मोर थिंग, ऑल शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग द प्रमोटर्स कैन टेंडर देयर शेयर्स टू द कंपनी। प्रमोटर्स भी टेंडर कर सकते हैं, यस, प्रमोटर्स कैन ऑल्सो टेंडर देयर शेयर्स, बस उनको डिस्क्लोजर देना होता है कि हम क्वांटम बताना होता है कितने शेयर्स टेंडर कर रहे हैं और पिछले 6 महीने में हमने क्या खरीदा बेचा है अपनी कंपनी के शेयर्स में, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं की है, वो बताना पड़ेगा। ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये भी मतलब हर जगह स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, और मेरे हिसाब से ये सेक्रेटेरियल ऑडिटर होना चाहिए एक्चुअली। दिस शुड नॉट बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दिस शुड बी सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो कंपनी में सेक्रेटेरियल ऑडिटर तो है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए सब कुछ, लीगल मैटर है। मतलब मैं मानता हूं कि पैसे का मामला है, पेमेंट जा रही है, तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी खड़ा कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम इट शुड बी सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑल्सो। तो अब वो थोड़ा सा मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया, जो आप देखकर छोटा लग रहा था आपको, अब दिख रहा है यहाँ पर MB एंड ऑडिटर, और वो नीचे भी यहाँ पर 2 डायरेक्टर्स 1 MD और 1 ऑन द बॉटम, सबसे नीचे स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो आज फेसबुक पे जाकर लिखना या सोशल मीडिया पे जाकर कहीं लिखना, डियर ICSI प्लीज टेल SEBI टू रिप्लेस स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद सेक्रेटेरियल ऑडिटर इन द बायबैक रेगुलेशन 2018, और इफ नॉट रिप्लेस एटलीस्ट उनको भी रखो, लेकिन उसके साथ हमें भी रखो। सिग्नेचर उनका हो रहा है क्योंकि पैसा, मतलब पैसे का मामला है तो ऑडिटर का हो रहा है, लेकिन साथ साथ लीगल कंप्लायंस सर्टिफिकेट बन रहा है, तो द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, द सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी शेल साइन ऑन दैट कंप्लायंस सर्टिफिकेट ओवर देयर। समझ में आ गया? अब एक चीज बोलूंगा, रेगुलेशन 6 टू रेगुलेशन 11, रेगुलेशन 6 टू रेगुलेशन 11 आपका इन चार्ट्स में खत्म हो गया, ऑलरेडी फिनिश्ड। रेगुलेशन 6 टू रेगुलेशन 11 इज ओवर, और बीच में वो आपको मैंने वो एस्क्रो अकाउंट का चार्ट भी दिखाई दिया, तो वो हो गया खत्म। अब मुझे कहते हैं मैं रीड आउट करूं एक एक रेगुलेशन, तो आई कैन डू दैट, या अपने आप कर लेंगे तो टेक इट एज अ होमवर्क, कर लेंगे अपने आप। तो रेगुलेशन 6 टू रेगुलेशन 11 के साथ अपनी बुक में लिख लीजिएगा, होमवर्क। ये रीड आउट करने वाला काम फिर आप अपने आप ही करोगे। रेगुलेशन 6 तो रादर हमने पढ़ ही लिया अच्छे से, रेगुलेशन 7 से बोलूंगा, रेगुलेशन 6 तो मैंने आपको ही करवा दिया, तो रेगुलेशन 7 के साथ लिखो होमवर्क, रेगुलेशन 8 होमवर्क, रेगुलेशन, लेकिन ये 7, 8 एग्जाम में कभी आया नहीं है। ऑफर प्रोसीजर होमवर्क, अच्छा इसमें से अगर कुछ एग्जाम में आ जाता है, मतलब आपके सिलेबस में तो सब कुछ है ही, इट इज नॉट लाइक दैट कि सिलेबस में नहीं है। यू कांट रेज अ फिंगर ऑन द ICSI की बीच में से एक पॉइंट उठाया, 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। पढ़ना है आपको, होमवर्क का मतलब पढ़ना है, और मुझे कहो तो मैं पढ़ देता हूं, आई कैन डू दैट। रेगुलेशन 10 होमवर्क, रेगुलेशन 11 होमवर्क, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट्स, और रेगुलेशन 12 आपका ऑलरेडी हो गया। एक लाइन में कह रहे हैं जो भी आप अभी पढ़कर आए हो, रेगुलेशन 6
टू रेगुलेशन 11, वो सारा का सारा म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एज इट इज अप्लाई होता है टू द ऑड लॉट ऑल्सो, सेम कॉपी पेस्ट। इसके बाद आता है बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट। और ओपन मार्केट बायबैक में दो टाइप के बायबैक हैं। कौन से दो टाइप के हैं? एक स्टॉक एक्सचेंज और एक रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और रेगुलेशन 15 कहता है will the company shall ensure that at least 50% of the amount earmarked for the buyback as specified in the resolution by the BOD or the SR as the case may be is actually utilized। अब ये चीज बड़ी अजीब है और बड़ी हैरानी की बात है, is actually utilized for buying back the shares or the other specified securities। Now this is I'll say shocking कि भाई ऐसा कैसे हो पाएगा? ये 50% की गारंटी कैसे लेंगी? कम से कम 50% खर्च हो ही जाएगा अगर हम ओपन मार्केट बायबैक कर रहे हैं। वेल दैट इज ईयर मार्क्ड ओवर देयर इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर मान लीजिए कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स देने के लिए आए ना, तो हम फिर पेमेंट कहाँ से देंगे उनको? कैसे पे करेंगे? ऐसे थोड़ा ना जाकर पैसे बांट देंगे ये लोग, कोई बात नहीं शेयर्स भी नहीं दिए पैसे भी ले लो। भाई शेयर्स देने के लिए आएंगे तभी तो हम पैसे देंगे, अगर कोई नहीं आया तो हम पैसे देंगे कैसे? लेकिन सेबी ने लिखा है एंश्योर दैट, कंपनी शैल एंश्योर दैट। कैसे एंश्योर करें? मतलब घर घर जाकर पैसे बांट के आए। ये जितना भी आपने बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखा था, अगर मान लीजिए वो टीसीएस ने लिखा कि हम 18,000 करोड़ का बायबैक लेकर आ रहे हैं, क्या लिखा? 18,000 करोड़ का बायबैक लेकर आ रहे हैं, तो मतलब इसमें से 9,000 करोड़ तो एक्चुअली बटना चाहिए। और अगर मान लो अगर टीसीएस बोल रही है कि भाई ठीक है करंट मार्केट प्राइस इज लाइक 3,500 रुपए पर शेयर और हमारा बायबैक ऑफर इज 4,280 रुपए पर शेयर, या मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ, एग्जैक्ट फिगर भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ना आए, नहीं जी टीसीएस के शेयर हम तो नहीं देते, इतनी अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में शेयर वैसे ही 4,500 का हो जाएगा, आने वाले टाइम में वैसे ही 5, 5,500, 6,000 का हो जाएगा, हम क्यों दें? अब बट नाउ द पॉइंट इज कि अगर कोई देने ही नहीं आ रहा और हम स्टॉक मार्केट बायबैक कर रहे हैं, हम बुक बिल्डिंग, रिवर्स बुक बिल्डिंग कर रहे हैं। अब कोई देने ही ना आए, कोई रिवर्स बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट ही ना करने आए, कोई बिडिंग में पार्टिसिपेट करने आए ना, तो कैसे करेंगे फिर? दैट्स अ प्रॉब्लम। एक बार टीसीएस बायबैक देख ही लेते हैं इंटरनेट के ऊपर, ऑन द नेट की कितना एग्जैक्ट मार्केट प्राइस क्या था। TCS buyback offer, हाँ जी। So this is ₹4,500 पर शेयर का ऑफर था। मार्केट प्राइस कहीं नजर आए तो देखिएगा उस वक्त क्या चल रहा था। स्मॉल शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए भी अलग से रखा हुआ है। मार्केट प्राइस वाज गोइंग ऑन 3571, 3,571 का शेयर चल रहा था मार्केट में, 3571.90 क्लोजिंग प्राइस ऑन द रिकॉर्ड डेट। सो एनी हाउ वेल 4,500 रुपए पर शेयर वाज ऑफर प्राइस। मैं गलत बोल रहा था, 4,280, मैंने कम बता दिया आपको। ये तो आज का डेटा आ रहा है क्या?
India's biggest ever buyback offer till date. अब ये बड़ी प्रॉब्लम है. TCS की वेबसाइट खोलो तो पहले कुकीज एक्सेप्ट करो जबरदस्ती, फिर सिस्टम स्लो डाउन करो. Buyback offer price 4,500 rupees per share. Whatever was the market price that time. So I'm not opening the entire thing. Well, तो क्या डेटा अवेलेबल है और इनफ एक्सेसिव डेटा अवेलेबल है. तो ओनली थिंग इज आई वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि अगर नहीं आते लोग देने के लिए तो हम क्या कर लेंगे, और हम ये 50% इंश्योर कैसे कर लें कि हमने 18,000 करोड़ का अगर बायबैक ऑफर रखा है और उसके बाद भी लोग ना आए तो फिर हम क्या करेंगे. तो ये एक्चुअली आई एम चेंजिंग द फिगर्स. दिस वाज नियर अबाउट 3,700 प्लस समथिंग अप्रॉक्स पर शेयर, और ये 4,500 पर शेयर है बायबैक ऑफर. बट देयर इज अ डिसेंट गैप. देयर इज अ डिसेंट गैप बिटवीन द करंट मार्केट प्राइस एंड द बायबैक ऑफर प्राइस. उसके बाद भी लोग ना आए तो फिर क्या किया जा सकता है. So this is all about when we say tendering through tender period and well at the same time odd lot. बाकी हम next class में continue करें फिर buyback. Let us go for the break and come back for the well ABCL after this.